ऑनलाइन वालों आपको जी आवाज आ रही है आपको? तो टैक्स जो है ये स्किल्स लेवल का वो पेपर है जिसका पासिंग जो है वो सबसे हाईएस्ट है। लेकिन कोर्स में ये सबसे ज्यादा क्या है, लेंदी है। जो शुरू से नहीं पढ़ेगा आखिरी में टैक्स ये 15 दिन पढ़ के पास कर लूं, ये होने वाला नहीं है। दूसरी बात, आप लोगों ने पहले पेपर्स दिए होंगे, कुछ ने दिए होंगे कुछ ने नहीं दिए होंगे। तो पहले हम पेपर का पैटर्न बता देते हैं, इसके बाद हम टेक्स्ट की बात करेंगे। देखो भाई, पेपर पैटर्न आप लोगों में से एफआर पहले सबने दिए, ओके। तो पेपर पैटर्न वही है जो आपके एफआर का है कि सबसे पहला सेक्शन जो होगा वो होगा सेक्शन ए। ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया है मैं उनके लिए लिख रहा हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही होगी, देखते जाइएगा। फिर एक सेक्शन होगा सेक्शन बी, और फिर होगा सेक्शन सी। यानी पेपर के कितने पार्ट्स हैं? तीन। कितने पार्ट्स हैं? तीन। पहला पार्ट सेक्शन ए है, कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति, हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर, एक क्वेश्चन होगा। और क्या करना होगा, एमसीक्यूज होंगे। एक सवाल चार जवाब, चार में से एक होगा सही। कभी कभी ऐसा भी होगा कि फिल इन द ब्लैंक भी आ जाएगा, यानी आप अपना आंसर क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे। कभी कभी ट्रू फॉल्स भी आ जाएगा। यानी एमसीक्यू स्टाइल का ये पार्ट है। इसके अंदर आपके पास 15 मिक्स क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है इसी के अंदर, एमसीक्यू 2 मार्क का। तो कितने मार्क्स हो गए भाई, 30 मार्क्स। सेक्शन ए एमसीक्यूज, जो FA1 FA2 MA1 MA2 में आप लोग खेलते रहे हैं, ये उसी तरह से है कि आपके पास आएगा। इसका कोई एरिया डिफाइन नहीं है, पूरे सिलेबस में से कहीं से भी मुंह उठा के एग्जामिनर की मर्जी है वो दे देता है। ऐसा भी होता है एक टॉपिक से 10 MCQ दे दिए और बच्चा वही MCQ नहीं करके गया, फिर जून के बाद कौन सी अटेम्प्ट आएगी, उसके लिए फिर सितंबर की अटेम्प्ट आएगी। क्योंकि ये प्रोफेशनल स्टडीज है, इसमें ये तो नहीं है ना कि ये मैं टॉपिक छोड़ दूं तो क्या मैं पास हो जाऊंगा। वल्लाहु आलम, हमें क्या पता। एग्जामिनर दे देगा तो पास नहीं होगा, एग्जामिनर ने नहीं दिया, माँ की दुआ थी तो फिर पास हो जाएगा। वी डोंट नो। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन बी। सेक्शन बी को कहते हैं ओटीक्यूज। ओटीक्यूज में क्या होता है, एग्जामिनर एक काम करता है, 3 सिनेरियोज देता है। क्या देता है? 3 सिनेरियोज देता है। अब एक जो सिनेरियो होता है, सिनेरियो को ओटीक्यू बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। एक ओटीक्यू से कितने क्वेश्चन करता है? 5। एक ओटीक्यू से 5 क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे करेगा। और एक क्वेश्चन वही कितने मार्क्स की वेटेज रखता है? 2 मार्क्स। इसका मतलब एक सिनेरियो जो है वो कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का। और हमारे सिलेबस के अंदर, हमारे पेपर के अंदर टोटल 3 सिनेरियोज होंगे। कितने सिनेरियोज होंगे ऑनलाइन वालों? टोटल 3 OTQs होंगे। एक के मार्क्स हैं 10, तो 3 के कितने हो गए? यानी हमारा 60% पेपर यहाँ पे खत्म हो गया। अब एक सवाल है, सर ये क्या हमें पता है कि OTQs कहाँ से आएंगे? तो 90% चांस होता है कि OTQs 3 टॉपिक्स हैं बड़े बड़े, उनमें से आएंगे। जरूरी नहीं है, लेकिन आप पास्ट जितने भी अटेम्प्ट्स गुजरी हैं आज तक, 95% ऐसा ही हुआ है कि OTQs जो हैं वो इन 3 टॉपिक से आए हैं। तो मैं टॉपिक का इंट्रोडक्शन भी बता रहा हूं अब, और पेपर पैटर्न तो चल रहा है। पहला टॉपिक जो बहुत ज्यादा हॉट फेवरेट होता है OTQ के लिए, वो आप उससे बड़ा फेमिलियर हैं। बचपन में जब आप छोटे से थे, अकाउंटिंग में पहली पहली बार आए थे, सेल्स टैक्स पढ़ा था। सेल्स टैक्स या वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है? क्या होता है? यानी फाइनल कंज्यूमर से थ्रू सप्लाई चेन जो है वो क्या होता है, टैक्स चार्ज होता है। फाइनल कंज्यूमर से क्या होता है, थ्रू सप्लाई चेन क्या होता है, टैक्स
चार्ज होता है, यानी गवर्नमेंट लगाती है फैक्ट्री पे, फैक्ट्री लेती है होलसेलर से, होलसेलर लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लेता है रिटेलर से, और रिटेलर आखिरी में कहाँ से कलेक्ट करता है? कंज्यूमर से। और किसको पे हो रहा होता है ये? गवर्नमेंट को। वैल्यू एडिड टैक्स आपने पढ़ा जरूर है, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है, फाइनल कंज्यूमर पे करता है। आपने जितना पढ़ा है ना सेल्स टैक्स, वो समझो 1% पढ़ा है। कितना पढ़ा है? 1%। 99%, 99% सेल्स टैक्स यानी वैट हम पढ़ेंगे हमारे TX के यानी F6 के पेपर में, और ये हमारा थ्योरेटिकल एरिया ज़्यादा है। आप लोगों ने में से जिसने भी FR दिया होगा, तो FR में सबसे बड़ी थ्योरी कहाँ से आती है? कौन सा थ्योरेटिकल एरिया है? रेशोज की इंटरप्रिटेशन लिखना और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की थ्योरी। इसी तरह टैक्स में भी कुछ 2-3 एरियाज हैं जो थ्योरी के हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिक बेस्ड पेपर है। आपको अराउंड 85 to 90% कैलकुलेशन मिलेगी पेपर के अंदर, थ्योरी कम होती है, इसीलिए इस पेपर का पासिंग सबसे हाईएस्ट है। तवज्जो से देखो, वैट जो है, मैंने क्या कहा, वैट हमारे सिलेबस का थ्योरेटिकल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? थ्योरेटिकल पार्ट है। ज्यादा इसमें थ्योरी है, कैलकुलेशन इसमें बहुत कम है। फिर एक चीज आती है, एक दूसरा टॉपिक है, बड़ा हॉट फेवरेट होता है दूसरा टॉपिक, जिससे OTQ 99% इस टॉपिक से OTQ आता है, यह है CGT। CGT क्या होता है? कैपिटल गेन्स टैक्स। क्या नाम है? कैपिटल गेन्स टैक्स। बचपन में जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे, नॉन करंट एसेट पता है क्या होता है? हर वो चीज जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो उसको नॉन करंट एसेट बोलते हैं, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, नॉन करंट एसेट खरीदते हैं ठीक है, डेप्रिसिएशन करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन उसको बेचते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं। जब नॉन करंट एसेट डिस्पोज ऑफ होता है तो क्या होता है? गेन ऑन डिस्पोजल आता है। इसको आसान भाषा में कैपिटल इनकम बोलते हैं। जो टैक्स कैपिटल इनकम पे लगे, यानी गेन ऑन डिस्पोजल पे जो टैक्स लगे, उस टैक्स का नाम है कैपिटल गेन्स टैक्स। आपको कोई भी कैपिटल इनकम हो जाए, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट या शेयर्स, ये 2 टॉपिक इसके अंदर हैं, और ये बहुत हॉट फेवरेट टॉपिक होता है। आम तौर पे इससे OTQ आता ही आता है। लेकिन कोई भी नॉन करंट एसेट ना, अब वो बिल्डिंग हो, प्रीमिसेस हो, कोई भी नॉन करंट एसेट आपने बेचा या शेयर्स बेचे, उससे आपको गेन हुआ, उस पे गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसको CGT बोलते हैं। वतन अजीज पाकिस्तान जिंदाबाद के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी, अफगानिस्तान के अंदर भी कैपिटल गेन्स टैक्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है। और हमारी पिछली गवर्नमेंट के अंदर ये बड़ा खतरनाक तरीके से इम्पोज भी हुआ। जब अब आप घर बेचते हो ना, जब इंशाल्लाह आपकी शादी होगी, कितनी खुशी हो रही है, जब आपकी शादी होगी, आप बड़ा घर लोगे, तो आपको उस पर टैक्स, जो पुराना घर बेचोगे उस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ये कौन सा टैक्स है? कैपिटल गेन्स टैक्स। और इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है, जैन जो है अभी जिंदा है। देखो जिंदा है, सच्ची में जिंदा है, लेकिन एक दिन आएगा कि जैन इंतकाल कर जाएगा। जैन मर गया, अल्लाह अकबर। जैन खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाएगा। इसका वॉलेट, इसकी घड़ी, इसका मोबाइल, इसके कपड़े, इसका सारा सामान, इसकी प्रॉपर्टी, इसका बैंक बैलेंस सब इस दुनिया में रह जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला जाएगा। लेकिन घर वाले दुखी तो होंगे, इसके चूजे यानी इसके बच्चे दुख करेंगे, ज़ौजा मोहतरमा भी दुखी होंगी, मेरा ज़ैन मर गया, अब्बा मर गया। थोड़े टाइम तक बच्चे दुखी होंगे, फिर अब बच्चे बोलेंगे चलो अब्बा का हिस्सा बांटो बेटा, क्या करो, बड़ी प्रॉपर्टी है अब्बा के पास, ये घर मेरा, ये घर तेरा। मैं अब्बा से ज्यादा प्यार करता था, अब्बा का आईफोन तो मैं लूंगा। बेटी बोलेगी खिदमत तो मैंने की है, अब्बा का बैंक बैलेंस इतना तो मैं लूंगी। यानी फड्डे, फिर भाई बहन लड़ेंगे, फिर फड्डे होंगे, अल्लाह अकबर। लेकिन
हमारे एशियन कंट्रीज के अंदर इनहेरिटेंस के ऊपर कोई टैक्स नहीं। लेकिन अभी हम गोरों के मुल्क में हैं। गोरे ने कहा तुम क्यों लड़ रहे हो, बांटेंगे हम, मर गया हमारा बंदा मरा है। तो इसमें बहुत सारे रेट्स हैं। अभी जैसे एक इंट्रोडक्शन के लिए मैं कह रहा हूं, इसमें 20% भी है, 25% भी है। गोरों की गवर्नमेंट कहेगी रुक जाओ, जैन जो जो छोड़ के मरा है इसका 40% हमारा, 60% तुम्हारा। इस टैक्स का नाम है इनहेरिटेंस टैक्स। क्या नाम है? इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है बेटा? कि एक बंदा लुढ़क गया, सब कुछ छोड़ गया, तो जो छोड़ के मरा हो वो दूसरों की तो इनकम है ना। बच्चों को दुख होगा, बीवी थोड़ा ज्यादा दुख कर लेगी, लेकिन बाद में तो सब सेटिंग उन्हीं को मिलनी है ना, तो उनकी इनकम है। तो उस इनकम पे गवर्नमेंट एग्जेम्पशंस रूल्स सब कुछ करने के बाद 40% के करीब टैक्स क्या कर लेती है? काट देती है। और ये टॉपिक है इनहेरिटेंस टैक्स। 99% ये भी चांस है कि ये भी आपको ओटीक्यू में आएगा। तो ये 3 टॉपिक हो गए, 3 टॉपिक हो गए, और ये तीनों से क्या आ रहा है? एक एक ओटीक्यू आ रहा है। अब बचा कौन सा सेक्शन? बचा है सेक्शन सी, जिसको कहते हैं CRQs। CRQ बोले तो आधी स्क्रीन के 2 हिस्से हो जाएंगे। आधी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा और आधी स्क्रीन पे स्प्रेडशीट, आसान भाषा में एक्सेल होगा। आपके उंगलियां होंगी, सामने कीबोर्ड होगा, आपकी नाजुक उंगलियों से आप जो है वो क्या कर रहे होंगे? आंसर को टाइप कर रहे होंगे। चूज नहीं करना है, एमसीक्यू एमसीक्यू नहीं करना है बाबा। क्या करना है? आंसर को टाइप करना है और सेव करना है। और इसीलिए तो रिजल्ट लेट आता है, क्योंकि यही जो एक्सेल पे आप वर्किंग करते हो यही चेक होती है। बाकी वो जो है वो तो एआई लगा हुआ है, सेक्शन ए और बी ऑटोमेटिकली मार्क होता है। जो सेक्शन सी है उसके लिए मैनुअल मार्किंग होती है। और जब एआई इंशाल्लाह और ग्रो कर जाएगी तो हो सकता है कि सेक्शन सी भी जो है एसीसीए का जो है वो ऑटो मार्किंग पे आ जाए। और जब वो ऑटो मार्किंग पे आएगा तो फिर रिजल्ट के लिए 1.5 महीना वेट नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है 1 हफ्ता 15 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा क्योंकि एआई, आप लोग माशाल्लाह उस दौर के बच्चे हैं जो दौर एआई का है। और एआई जिस तरह से डेवलप होती चली जा रही है, ब्लॉकचेन टेक्निक जिस तरह से ग्रो होती चली जा रही है, तो वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा कि ऑटो मार्किंग पे भी एसीसीए आ जाए। कब आता है ये मुझे नहीं पता, एक उम्मीद है। अब ये CRQs हैं। आप लोगों में से जिस जिसने FR दिया है, FR दिया, PM, आपने PM भी दिया है, FR भी दिया है। तो PM और FR में सेक्शन सी में सिर्फ कितने क्वेश्चन होते हैं? 2। हमारे यहाँ बरकत है, टैक्स में बरकत है। टैक्स माशाल्लाह बरकतों वाला पेपर है जो हम पढ़ा रहे हैं। इसमें कहते हैं बाबा 2 नहीं, 2 से दिल नहीं भरता है। हम 3 क्वेश्चन देंगे। कितने देंगे बाबा? 3। पहला क्वेश्चन 15 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन फिर 15 मार्क का, और तीसरा क्वेश्चन 10 मार्क का। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे। 15 मार्क का एक, 15 मार्क का दूसरा और 15 मार्क का तीसरा। और ये बड़ी एक अच्छी बात है एसीसी वालों की कि CRQs किस टॉपिक से आएंगे उन्होंने बता दी। तो हमारे पास जो ये वाला टॉपिक है ये है इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स। क्या टॉपिक का नाम है? ये फिक्स है, लाजिम, ये 100% है। OTQs मैंने कहा 90-95-99% है कि उससे आएगा। लेकिन जो CRQ है वो मैंडेटरी है, एग्जामिनर पे लाजिम है कि इसी टॉपिक से देगा, वरना उससे फाइन होगा, उस पर केस हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है कि CRQ का पहला क्वेश्चन 15 मार्क वाला कहाँ से होगा, किस टॉपिक से होगा? इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल से होगा। अब ये क्या होता है? आप लोग जो भी बैठे हैं, जो ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन वालों जिंदा हो बेटा? लेट जिसने भी ज्वाइन किया वो भी जिंदा हैं? ओके, तो जिंदा रहो, जागते रहो, रोजा है फिर भी जागो। तो देखो बेटा, इंडिविजुअल, आप लोग सारे इंडिविजुअल हैं, आपको पता है?
आप सारे इंडिविजुअल, आप लोग कंपनी नहीं है ना, जिंदा हो ना, इंसान हो ना। अच्छा भाई, चलो भाई, नाम मेरे को याद होने में टाइम लगता है, क्या नाम है? रजा साहब, क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं, जॉब से क्या मिलता है? सैलरी मिलती है, टैक्स दो ना। एम्प्लॉयमेंट इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये इस टॉपिक का एक सब टॉपिक होगा। चलो भाई, हाजी नागम में क्या था? फुरकान भाई एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, एलोन मस्क इंस्टीट्यूशन लेने आता है। एंटरप्रेन्योर यानी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है हमारा फुरकान। तो बिजनेस, सोल ट्रेडर का नाम सुना है ना? सोल ट्रेडर हो या पार्टनरशिप, ये भी इंडिविजुअल में आता है। नेट प्रॉफिट पे टैक्स दो बाबा, इनकम टैक्स फ्रॉम ट्रेडिंग इनकम, ये भी इसी का दूसरा टॉपिक है। तीसरा, हाजी साहब नाम क्या था? नाइम। नाइम साहब पिंड द चौधरी। पिंड द चौधरी मालूम? तो नाइम साहब पिंड चौधरी हैं। पिंड चौधरी बोले तो करोड़पति, यानी ही इज अ लैंडलॉर्ड। हाजी लैंडलॉर्ड, तुसी किस कैसे कमा रहे हो, कैसे कमाते हो, क्या कमाते हो? लैंडलॉर्ड क्या कमाता है? लैंडलॉर्ड जो कमाता है उसको बोलते हैं रेंटल इनकम। तो बाबा रेंटल इनकम पे भी हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इनकम हो, ट्रेडिंग इनकम हो, या प्रॉपर्टी इनकम हो, इस पे हमें टैक्स देना है। और जैन भाई हैं, जैन भाई की उम्र है 55 ईयर्स। अब क्या कर रहा है बेटा? सर अब मैं गार्डन में बैठता हूँ, सुबह चाय पीता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, फेसबुक ब्राउज करता हूँ और फिर सो जाता हूँ। कमाता क्या है? सर वो हर महीने गवर्नमेंट से, मैं गोरा यूके में रहता हूँ, हर महीने गवर्नमेंट से क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। तो प्रॉपर्टी इनकम हो, ट्रेडिंग इनकम हो, एम्प्लॉयमेंट इनकम हो, या पेंशन रिसीव हो, आपको इन पे क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। ये है हमारा 15 मार्क का टॉपिक। ये चार नहीं है, ये टोटल 6 इनकम है, पांचवी और छठी। आर्नल्ड बैठा हुआ है, देखो यहाँ पे आर्नल्ड बैठा हुआ है। आर्नल्ड से हमने पूछा, आर्नल्ड तू क्या करता है? बोलता है मैं हराम कमाता हूँ। है? तोबा तोबा, हराम कमाता है? बोले तो सूद, इंटरेस्ट। सर अपना इंटरेस्ट का कारोबार है, हराम अलैक वल्लाही जहन्नम में जाएगा। लेकिन कमा तो रहे, गोरा है, आर्नल्ड है, इंटरेस्ट का काम कर रहा है। इंटरेस्ट इज एन इनकम, और उस पर भी जो टैक्स देना होएगा, वो कैसे देना होएगा वो भी हम यहाँ सीखेंगे। और ये जो है वो बैठा हुआ है एंडरसन। एंडरसन, तुसी क्या करते हो? मैं स्टॉक मार्केट में सट्टा खेलता हूँ। आए, स्टॉक में सट्टा खेलता हूँ बोले तो सर मैं कंपनी के शेयर्स रखता हूँ, साल में एक दफा इंटरिम के नाम से और एक दफा फाइनल के नाम से क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। और शेयर्स का भी कुछ खेल लेता हूँ। तो भाई 6 सोर्सेज ऑफ इनकम हैं। एक है एम्प्लॉयमेंट, एक है ट्रेडिंग यानी सोल ट्रेडर, एक है पिंड द चौधरी मतलब लैंडलॉर्ड, एक है हमारा रिटायर आदमी मतलब पेंशन, एक है हराम कमाने वाला यानी इंटरेस्ट, और एक है कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाला यानी डिविडेंड। ये 6 सोर्सेज ऑफ इनकम हैं। इन 6 सोर्सेज पे टैक्स की कैलकुलेशन कितने मार्क्स दिलाएगी? 15। बोलने में कितना आसान लगा ना? ये 6 सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, इस पे टैक्स की कैलकुलेशन कितने मार्क्स दिलाएगी? 15। अगर स्टेडी टैक्स वैसे लेनी नहीं है, स्टेडी टैक्स उठाओ, तो ये जो 6 टॉपिक्स है ना, इस पे 12 चैप्टर्स हैं। कितने? ये मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोर्स की वेटेज की बात करोगे तो आपका 60% सिलेबस ये टॉपिक है। कितना परसेंट सिलेबस ये टॉपिक है? 60% सिलेबस ये टॉपिक है। और एक बात और कर देते हैं, जिसको इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल नहीं आता, वो इंशाल्लाह अगली अटेम्प्ट में पेपर पास करेगा। जून अटेम्प्ट में पास हो सकता नहीं है। यानी कोई बोले सर मेरे को वैट आता है,
सीजीटी भी आता है, आईएसटी भी आता है, आगे के 2 टॉपिक जो आप लिखने वाले हैं वो भी मुझे नहीं पता लेकिन आते हैं, बस इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल नहीं आता है। तो मैं सोचूंगा बेटा तो फिर जून में अब्बा का पैसा या खुद की मेहनत का पैसा जाया नहीं करना, तू सितंबर में पेपर देना, और सितंबर में भी नहीं आता तो फिर दिसंबर में देना, दिसंबर में भी नहीं आए तो फिर मार्च 26 में देना, मार्च 26 में भी नहीं है तो फिर दोबारा क्लास लेके जून 26 में देना, क्योंकि सिलेबस जो आज आप पढ़ेंगे, जो अब हम पढ़ेंगे, ये जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च 2026 तक चेंज नहीं होगा। टेक्स्ट की वीडियोस या बुक्स वगैरह भी मैं बताऊंगा, पुरानी नहीं देखिएगा, चीजें बदल गई हैं, चीजें चेंज हो गई हैं। ये टेक्स्ट के पेपर के साथ मसला है, बाकी किसी पेपर के साथ नहीं है। ये जून अटेम्प्ट में नया होता है, हर जून अटेम्प्ट में ये पेपर का कोर्स क्या होता है, चेंज हुआ हुआ होता है, पुरानी चीजें बदल जाती हैं। इसकी वजह क्या है? तो मेरे पाकिस्तानियों, हर साल जून में रेट बढ़ जाता है नहीं बढ़ जाता? चीजें महंगी हो जाती हैं ना। क्यों महंगी होती हैं सर? बजट आता है, बजट। अरे बजट तो ये हमने पाकिस्तानियों, ये हम एशियन, हम इंडियंस ने नाम रख दिया बजट आता है। ये बजट थोड़ी है, ये फाइनेंस एक्ट है, फाइनेंस बिल है, असेंबली में आता है। रेट्स बढ़ते हैं, रेट्स चेंज होते हैं, एग्जेम्पशन आती है, एग्जेम्पशन जाती है, कंट्री ग्रो करता है, एग्जेम्पशंस दी जाती हैं। कंपनी का हाल थोड़ा सा, कंट्री का हाल थोड़ा सा ऐसा हो जाता है तो फिर एग्जेम्पशंस खींच ली जाती हैं, नए टैक्स लग जाते हैं, पुराने टैक्स अपडेट हो जाते हैं। तो इसलिए जून अटेम्प्ट ये फ्रेश अटेम्प्ट होती है, जून, फिर सितंबर, फिर दिसंबर और फिर मार्च 2026 तक आपका सिलेबस चेंज होने वाला नहीं। इसके बाद तो आपके पास कितनी अटेम्प्ट में पास करने की, जो नहीं पढ़ेगा तो वो फिक्र नहीं है। यही जो हमने पढ़ाया है, यही जो हमारी रिकॉर्डिंग है, ये कब तक चलेगी, कब तक के लिए वैलिड है? मार्च 26 तक के लिए। तो आप लोग तो माशाल्लाह पढ़ने वाले हैं ना, तो आप तो जून 26, जून 25 में पास कर लेंगे, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद दूसरा 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो है कॉरपोरेशन टैक्स। कौन सा? कंपनीज जो लिमिटेड लायबिलिटी, सोल ट्रेडर था वो यहां था, सोल ट्रेडर था वो इंडिविजुअल में था। कंपनीज जो है ना, कंपनीज, हाउ अ कंपनी इज गोइंग टू पे इट्स टैक्स। कंपनी का टैक्स इंडिविजुअल के टैक्स से अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। गोरों के यहाँ भी ऐसा ही है, सही है, गोरे भी इस दुनिया में हैं, कोई मार्स पे नहीं है, हमारे जैसे ही हैं, तो कोई मसला नहीं है। जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर इंडिविजुअल के टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स में थोड़ा सा फर्क है, ऐसे ही यहाँ पे भी है। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जिसको इंडिविजुअल नहीं आता ना, तो वो कॉर्पोरेशन भी नहीं कर सकता, और जिसको कॉर्पोरेशन और इंडिविजुअल नहीं आएगा तो 30 मार्क तो गए। और एमसीक्यूज में भी ये टॉपिक्स आते हैं। एमसीक्यूज एनी एरिया ऑफ सिलेबस है ना, तो आम तौर पे इंडिविजुअल जो है वो एमसीक्यूज का भी हिस्सा बन जाता है। और आखिरी जो टॉपिक है इसका नाम है टैक्स प्लानिंग। क्या नाम है? टैक्स प्लानिंग। क्या होती है टैक्स प्लानिंग, हम समझाते हैं। अज्यूम करो ऑनलाइन वालों, क्या सारे जिंदा हो बेटा? अज्यूम करते हैं हमारे सोबान साहब हैं, माशाल्लाह सोबान साहब हैं। सोबान साहब के पास बड़ा पैसा है। सोबान साहब सोच रहे हैं मैं क्या करूं, मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट करके डिविडेंड से कमाऊं, या मैं जो हूं वो एक सोल ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करूं और सोल ट्रेडर बन जाऊं और धंधा करूं, बिजनेस करूं और उससे कमाऊं, या फिर मैं एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर करूं, इनकॉर्पोरेट करूं और उसके जरिए बिजनेस करूं। 3 ऑप्शन, इससे इतना इतना कमाऊंगा, उससे उतना उतना कमाऊंगा, इससे इतना इतना कमाऊंगा। टैक्स बताओ,
हमने कमाई नहीं देखनी है, टैक्स प्लानिंग में क्या देखना है, तुम्हारा टैक्स कौन से ऑप्शन में कम से कम होगा, आपका टैक्स किस ऑप्शन में कम से कम होगा, ये है टैक्स प्लानिंग। और टैक्स प्लानिंग भी वही बच्चा कर सकता है जिसको इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन आती हो। अगर आपको सोल ट्रेडर की वर्किंग ही नहीं आती, अगर आपको डिविडेंड की वर्किंग ही नहीं आती, अगर आपको कंपनीज कैसे टैक्स पे करती है वो वर्किंग ही नहीं आती, तो क्या आप कभी प्लान कर सकते हो? टैक्स प्लानिंग को यूं समझ लो कि आप कंसल्टेंट हैं। आप कौन हैं? आप कंसल्टेंट हैं और आपके पास मुर्गा आया है। मुर्गा मालूम? मुर्गा आया है, छुरी आपके पास है और आपने उसको कंसल्टेंसी देनी है कि ये ऑप्शन करेगा तो इतना टैक्स है, लेकिन सुन सुन ये ना कर, मैं तेरे को एक और रास्ता देता हूं लेकिन उसकी फीस लूंगा, ये वाले तरीके से ये काम कर ले तो तेरा टैक्स इतना नहीं इतना बच जाएगा। टैक्स सेविंग कैलकुलेट करना इज द लास्ट टॉपिक, और वो हमेशा कितने मार्क का आएगा? 10 मार्क का आएगा। जो पूरे सिलेबस को पढ़े बगैर गया होगा वो टैक्स प्लानिंग अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता। टैक्स प्लानिंग, ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं जो कि आसान है, समझ आती हैं, इसमें भारी भी होती हैं। आप जिंदा हैं? अच्छा भाई आप जिंदा हैं, हमारा जैन जिंदा है। जैन अपनी प्रॉपर्टी लेके मर जाए, यानी जैन अपनी जिंदगी में कंजूस रहा, कंजूस, किसी को कोई तोहफा ही नहीं देता था, वो होता है ना अपनी खजाने के ऊपर खुद ही बैठा हुआ था, सही है, वो सांप वाप कुछ ऐसा, किसी को कुछ नहीं दिया और एक दिन हार्ट अटैक हुआ, मर गया। अल्लाह अकबर। तो जो छोड़ के मरा, ठीक है, उस पे गवर्नमेंट टैक्स लेगी, इनहेरिटेंस टैक्स होगा, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। ये एक सिनेरियो है। लेकिन नाइम साहब जो हैं वो पिंडे चौधरी थे, बड़े सखी थे, कभी अपने कजन्स को तोहफे दे रहे हैं, कभी जोजा मोहतरमा को तोहफा दे रहे हैं, कभी भाई को गिफ्ट कर रहे हैं, कभी छोटे चुन्नू मुन्नू अपने जो चूजे हैं उनको गिफ्ट दे रहे हैं, बेटी रहमत है, बेटी को घर गिफ्ट कर दिया। फिर एक दिन इनको भी हार्ट अटैक हुआ, ये भी लुढ़क गए, वो भी मरा, ये भी मरा, किसका टैक्स बचा? जिंदगी में तोहफे दे के मर जाना टैक्स बचाता है, कि सांप बन के अपने खजाने पे बैठना और कंजूस बन के मर जाना टैक्स बचाता है? ये भी एक सिनेरियो है। और इस पे एक नहीं कई पास पेपर मौजूद हैं कि आप जिंदगी में गिफ्ट करते हो तो टैक्स सेविंग, वल्लाही टैक्स सेविंग होती है। कंजूस को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, कंजूस का खजाना गवर्नमेंट के पास ज्यादा जाता है, और जो जिंदगी में क्या करता है, बांटता चला जाता है, तो उसके मरने के बाद उसके बच्चों को ज्यादा ज्यादा इनहेरिटेंस मिलती है। गवर्नमेंट उधर टैक्स में बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, रिलीफ दे देती है। तो ये भी ऑप्शंस होते हैं, ये भी ऑप्शंस होते हैं। ये भारी सिनेरियो, ये सबसे भारी सिनेरियो है जो पेपर में टैक्स प्लानिंग में आ सकता है। बाकी वो जो हल्के वाले थे मैंने थोड़ी देर पहले बताए। ये हमारा पेपर पैटर्न है और ये हमारा सिलेबस है। तो सर सिर्फ 5 टॉपिक हैं? तो जी हाँ, ये 5 टॉपिक के ऊपर तकरीबन 1100 पेजेस की स्टडी टेक्स्ट है। सबसे बड़ा सिलेबस पूरे स्किल्स लेवल का इन 5 टॉपिक्स के ऊपर है। अब इन 5 टॉपिक्स के अंदर फर्दर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। हम टैक्स इनकम पे देते हैं, किसी को लॉस हो जाए फिर, किसी को लॉस हो जाए फिर तो हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? टैक्स डिपार्टमेंट जाएंगे और बोलेंगे अल्लाह का वास्ता है थोड़ा रहम तो करो, तो वो आपका नुकसान देख के आप पे टैक्स में क्या देंगे, थोड़ा सा रिलीफ शिलीफ देंगे। फिर एक बात बताओ, आप लोगों में से जो जॉब करता है पाकिस्तान में, यार हर साल अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में क्या शोर मचा हुआ होता है, रिटर्न फाइल करो, भागा भागी मची हुई होती है, रिटर्न जमा कराओ, रिटर्न जमा कराओ। ये हर साल एक महीना फिक्स है ना, वो गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड कर दे तो अलग बात है, वरना फिक्स है 30 सितंबर को जमा कराना है। तो गोरों के यहाँ भी कुछ डेट्स फिक्स हैं,
कि ये काम इस दिन होना है, ये काम इस दिन होना है, ये काम इस दिन होना है, डेट्स, ये भी हमारे सिलेबस का ही हिस्सा है, वो भी इन्हीं टॉपिक्स के अंदर। अब सीजीटी है उसकी डेट अलग होंगी, इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल है उसकी डेट्स अलग होंगी, कॉर्पोरेशन की डेट्स अलग होंगी, और डेट्स भी पेपर में लाजमी आती हैं, किसी को 2 मार्क की तो किसी को 10 मार्क की। डेट पूछेगा, बताओ ये काम कब करना है, हैंड आउट बना हुआ है, हम पढ़ेंगे, रट्टा मारना है डेट्स का, सिंपल। और डेट तो डेट होती है, रट्टा मारना है। और गोरों के यहाँ एक रूल है, जो तारीख है ना, वो तारीख है, तू मर भी जाएगा वो तारीख नहीं बदलेगा। एक्सटेंशन ये क्या होता है, जो आखिरी है वो आखिर है बाबा, इधर बढ़ता है उधर बोलता है बाबा ये तारीख है तो ये तारीख है, तो मर जाए इसी दिन जमा करा, वरना क्या होएगा, वरना क्या होएगा, फाइन होएगा, फाइन होएगा, पेनल्टी होगी, और अच्छी भली पेनल्टी, वो छोटी मोटी पेनल्टी पे नहीं छोड़ते। वो पेनल्टी ये नहीं कि 5,000 का फाइन लगा दिया, करोड़ों रुपए की इनकम का घपला किया, 10,000 का फाइन, वहाँ ऐसा नहीं है। इसकी एग्जाम्पल ये है कि दुबई का नाम सुना होगा, एक छोटा मोटा देश है, हमने काफी साल वहाँ गुजारे। वहां पे आप सिग्नल तोड़ना तो एक सोचता है बंदा ना, नहीं है सिग्नल तोड़ना, वो सोच के भी डरता है। सिग्नल तोड़ देना इज अ डिफरेंट थिंग। उसकी सोच आ जाए ना कि यार मेरे को जाना है, वो सिग्नल है मैं तोड़ लूं, खुद ही बोलते हैं ना पापा, लेट जाऊंगा, सिग्नल नहीं तोड़ूंगा। क्योंकि सिग्नल तोड़ने पे इतना फाइन है कि नॉर्मल एक आदमी की उतनी सैलरी होती है। जब मैं दुबई में था तो 3,500 फाइन था, और कितने, हाफ पॉइंट, हर लाइसेंस के 24 पॉइंट होते हैं, आधे ब्लैक पॉइंट कर देते हैं, और जैसे ही पॉइंट खत्म आपको दोबारा लाइसेंस लेना पड़ता है। अब मेरे ख्याल में मुझे किसी ने बताया कि 6-6,500 रेड लाइट का फाइन हो गया है, या इससे भी ज्यादा। और आमतौर पे एक अकाउंटेंट की सैलरी दुबई में 3,500 दिरहम से स्टार्ट होती है। तो जितनी सैलरी वो पूरे महीने में कमाएगा, एक रेड लाइट पे उतना देगा। जेब्रा क्रॉसिंग का नाम सुना होगा, रोड पे होती है, रोड वहां से पार करना चाहिए, पता है आपको, ये खाली हमने पढ़ा है। हाँ हमने पढ़ा है। दुबई में अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग से हट के रोड क्रॉस करते हुए पकड़े जाते हैं तो 600 दिरहम का फाइन है, 600 दिरहम। और आज दिरहम का रेट तकरीबन 75 रुपए के करीब है, पाकिस्तानी रेट। तो आप देख लो, हार्श फाइन। ये दुबई के जो पेनल्टी सिस्टम है ये यूके से ही लिया हुआ है, ये गोरे ही इसके वो हैं, अबू, अबू फाउंडर। तो फाइन इतना लो कि बंदा गलती करे तो एक ही गलती करे, शादी करते ना हम, शादी एक ही बार करते हैं, गलती नहीं होती वो तो ऐसे ही कॉन्टेक्ट ऐसा निकल गया, शादी एक ही बार करते हैं। तो फाइन भी ऐसा लो कि बंदा बोले बस बाबा एक ही बार गलती भी आइंदा तोबा तोबा तोबा, उसको ख्वाब में भी डर लगे। तो ऐसी खतरनाक फाइन्स आप इंशाल्लाह इसी सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे जो टैक्स से रिलेटेड होंगे। तो ये हमारे पास कोर्स का ओवरव्यू था, इसमें कुछ सवाल है तो पूछिएगा। ऑनलाइन वालों कोई जाग रहा है, सिनेरियोज होते हैं, पूरी कहानी होती है। थ्योरी नहीं होती हमारे यहाँ प्लानिंग में, अब कैलकुलेशन, सारी कहानी कैलकुलेशन, गेम टैक्स में कैलकुलेशन का है, क्या टैक्स में गेम ही कैलकुलेशन का है। ये कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है, थियोरिटिकल पेपर नहीं है। रिलीफ्स मिलते हैं उधर, ये पाकिस्तान नहीं है, वहां पे रिलीफ्स के अलग रेट्स होते हैं। आपको लॉस हुआ, आपको पिछले साल जो आपने टैक्स भरा था वो रिवर्स कर देंगे, जाओ, ऐसा भी होता है। तो ये आप सारा पढ़ेंगे, ट्रेडिंग लॉसेस कैसे एडजस्ट होता है। लेकिन टैक्स भी वहाँ कम नहीं है, बहुत हैवी टैक्स है। तो ये हमारे पास एक पेपर का, यानी एग्जाम का ओवरव्यू है कि पेपर इस तरह से आना है, ठीक है। अब एक सवाल जो मेरे पास आता है, सर हमने करना कैसे है, हमने पढ़ना कैसे है। तो भाई देखो, आपने 3 चीजों को याद रखना है। एक है क्लास, अब आप ऑनलाइन क्लास लो, यहाँ आके क्लास लो, या आप रिकॉर्डिंग देखो,
ये मर्जी आपकी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लास लेनी है। क्लास में एक टॉपिक चल रहा होगा, जैसे अभी आज हम पढ़ना शुरू करेंगे कंपटीशन ऑफ टेक्स्ट, ये पहला टॉपिक होगा। एक टॉपिक चल रहा होगा, वो टॉपिक जब खत्म होगा आपको भी पता चलेगा, मैं बताऊंगा टॉपिक खत्म हो गया है। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा आपने ACCAglobal.com पे जाना है, आपके पास आपका प्यारा स्टडी हब है। स्टडी हब से उस चैप्टर को खोलना है, उस टॉपिक को खोलना है और उस टॉपिक को खत्म कर डालना है। कैसे खत्म करना है, वहां पे क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिस भी है, क्विज भी हैं। ये आपने करना, क्लास लेनी है, क्लास में हैंडआउट होंगे, हैंडआउट्स, और क्लास के बाद आपने स्टडी हब करना है। स्टडी हब करने के बाद हर टॉपिक का हम आपको क्विज देंगे, हर टॉपिक का क्विज आपको मिल जाएगा, वो क्विज आपने ज़रूर देना है। दोगे तो पास हो जाओगे, नहीं दोगे तो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, ठीक है। और इसके बाद हमने सिर्फ एक किट उठानी है जिसका नाम है कैप्लान, बस। स्टडी टैग्स और ये सारी चीज़ें हम नहीं देखते, हम कैप्लान की एक किट की बात करते हैं। हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट ज़रूर होते हैं जो कहते हैं कि सर मैं 90 मार्क्स लूंगी। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि हमारे बैच में ज़्यादा जॉब वाली कौम होती है, या कोई ऐसा एक आ जाता है कि सर 95 तो लूंगा, क्योंकि अपन जो है वो फारिग आदमी है सर, पूरा दिन पढ़ना काम है अपना, और कोई काम नहीं है, और कोई काम नहीं है, मोबाइल वोबाइल अपना यूज़ नहीं है, और व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आता नहीं है कि क्या कर रहे हो, आज क्या पहना है, आज क्या खाया, ऐसे अपने ताल्लुकात हैं नहीं। पूरा दिन बस पढ़ाई है और मैं हूँ। तो फिर उसको मैं कहता हूँ बेटा तू बीबीबी की किट भी ले लेना। क्या ले लेना, बीबीबी की किट ले लेना। ये उसके लिए है जिसको 90+ जाना है, वरना 80s 85 तक वालों के लिए ये ओके है। जस्ट पास करने वाला वो होगा जो इसमें चीजों में डंडियां मारेगा, ठीक है। अब हम तो है ना, पाकिस्तानी खून है ना सर, इसका कोई जुगाड़ बताओ। अगर मैं स्टडी हब ना करूं तो क्या मेरा पेपर हो जाएगा, ये से सवाल मेरे पास बहुत आते हैं। सर स्टडी हब की इंग्लिश बहुत मुश्किल है। तो बेटा तेरे को किसने कहा था तू गोरों की क्वालिफिकेशन कर, तू एमए उर्दू करता, वो उर्दू विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है ना बाबा, उधर जाता, उर्दू का पेपर देता, उर्दू में इकोनॉमिक्स पढ़ता और पेपर हो जाता। अभी बाबा ये तो मैं क्या बोलेगा भाई, तो खैर है। तो इंग्लिश थोड़ी सी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, गोरों का पेपर दे रहे हो और गोरों की जबान नहीं पढ़ोगे तो फिर बदतमीजी नहीं होगी। तो स्टडी हब लाजमी पढ़ना है, क्योंकि स्टडी हब से ही पेपर में चीज़ें होती हैं। हैंडआउट 100% कोर्स को कवर करता है, कुछ भी नहीं बचता है, लेकिन स्टडी हब इसलिए बताता हूँ क्योंकि घर पे थोड़ी सी तो थोड़ा आपको भी लगे ना कि हम भी कुछ कर रहे हैं, थोड़ा हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी है, इसको मैं कहता हूँ ये पास स्ट्रेटेजी है, एग्जाम को पास करने की स्ट्रेटेजी। ये सब कर लोगे इंशाल्लाह 80 आएंगे, इंशाल्लाह 80 या इससे ऊपर स्कोर कर जाओगे। इसमें डंडियां मारोगे 60, 55, 49 हो सकता है, ठीक है। और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो ये ऑप्शनल है कि आप बीपीपी की क्या ले लें, किट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक कोई मसला। जब आप किट और बुक लेंगे या स्टडी हब लेंगे, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कुछ लोगों ने थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया है, जी मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह, ग्रुप में ये सब आ जाएगा। एक बात याद रखना, हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं ये जून 25, फिर सितंबर 25, फिर दिसंबर 25 और फिर मार्च 26 के लिए रेलेवेंट है। आप कैप्लान बीबीपी और स्टडी हब भी जब आप अपना ऑन करेंगे ना तो देख के करना। जब आप ACCA की वेबसाइट पे जाके स्टडी हब में टेक्स्ट लिखते हैं तो 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं, पुराने वाला भी शो करेगा, नया वाला भी शो करेगा। तो प्लीज देख लेना कि ये आपके पास लिखा होगा जून 25 से मार्च 26 तक, वरना मैं पढ़ा कुछ रहा हूँ और आप स्टेडियम में देखोगे तो उसमें कुछ और लिखा होगा।
तो आप बोलोगे ये क्या है, फिर मैं मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँ बेटा तूने पुराना ओन कर लिया है, या पुरानी किट पकड़ ली है दोस्त से। तो किसी दोस्त यार से किट नहीं लेना जिसने लास्ट अटेम्प्ट में पेपर दिया, ये मसला है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट वाली किट नहीं चलेगी। फर्क है, चीजें बदल गई हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बात है जो याद रखनी है। और मेरे पास किट वगैरह है, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। मेजर चेंजेस नहीं होती, इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं होती, रेट्स की चेंजेस होती है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो पहला टॉपिक है ये है इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल। बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, जरूरत नहीं है। स्टडी टेक्स्ट के स्टडी हब के होते हुए बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती जी। बस वही है ना, बुक ही है। अब हर कंट्री का अपना एक टैक्स डिपार्टमेंट होता है जिसको कहते हैं हम बदमाश, बदमाश डिपार्ट। इसी तरह गोरों के देश में एक बदमाश है, एक ही बदमाश है, और उसका नाम है HMRC। किसी दौर में बुड्ढी जिंदा थी, बुड्ढी मालूम, वो क्वीन थी ना, मर गई। जब तक वो एलिजाबेथ आंटी जिंदा थी उस वक्त तक ये था हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। अभी अंकल चल रहा है, अभी चार्ल्स चाचा चल रहा है, मरने वाला है इंशाल्लाह, ठीक है, चार्ल्स चाचा चल रहे हैं। तो आजकल इसका नाम है हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। और चार्ल्स के बाद लाइन ऑफ थ्रोन के अंदर जो नेक्स्ट है वो भी बंदा ही है, सही है। तो फिर ये हिज ही रहना है, काफी आगे तक हिज ही चलना है, क्योंकि उसके भी जो दो बेटे हैं, चार्ल्स का बेटा और फिर उसके दो बेटे। तो ये लॉन्ग टर्म तक, जब तक आप लोग इंशाल्लाह मर मरा जाओगे, ये लड़कों में ही घूमना है, हिज मैजेस्टी में ही रहना है, ठीक है। चलो, आंटी ने भी तो 90 साल तक किया ना, जा ही नहीं रही थी। अक्सर मैं बोलता था मरेगी कब, पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिल से निकलता था मर जा, किसी और को चांस दे। 90 साल से थ्रोन पे बैठी हुई, अल्लाह अकबर। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो मरी। फिर मैंने कहा चलो शुक्र, अब मैं हिज मैजेस्टी पढ़ाऊंगा। खैर, आप लोग अकाउंटेंट है ना, F3 तो सबने पढ़ा है। F3 यानी FA का पेपर। इनकम स्टेटमेंट बनाया, इनकम स्टेटमेंट यानी SOCI, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। कोई ना कोई ईयर एंड के लिए काम किया है कि नहीं किया है, सच्ची में। तो भाई जब अकाउंटिंग किसी अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है, तो टैक्स भी एक फिस्कल ईयर के लिए होता है। अब ये पाकिस्तान इंडिया नहीं है कि हम फिस्कल ईयर बोलेंगे, हम लोग इसको बोलते हैं टैक्स ईयर। क्या बोलते हैं, टैक्स ईयर। और आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो ये टैक्स ईयर है 24-25। कौन सा टैक्स ईयर है, ये टैक्स ईयर कब शुरू होता है, ये शुरू होता है 6 अप्रैल से। ऑनलाइन वालों जागो, 6 अप्रैल से शुरू होता है और 5 अप्रैल पे ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे आपके दिल का सवाल है, सर ये मिड ऑफ द मंथ शुरू होता है, तो आपका कुछ जा रहा है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, जिन्होंने लॉ बनाया उनकी मर्जी, उन्होंने बनाया, कैसे होगा ये सीखना है। इसको करेंगे कैसे ये हम सीखेंगे बेटा। मिड ऑफ द मंथ 4-5 दिन बाद शुरू हो रहा है तो होने दो ना, आपसे पैसे मांग रहे हैं नहीं ना। तो यहाँ पे आके मैं एक पॉइंट, एक मैं दर्ज देता हूँ, एक मैं बयान करता हूँ, वो सुनना जरा ध्यान से। हमारे पास 20 में से एक ऐसा बच्चा होता है जिसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, डिफॉल्ट प्रॉब्लम। वो डिफॉल्ट प्रॉब्लम होती है क्यों, क्या होती है, क्यों। स्पेशली ये उन बच्चों में होता है जो PM पढ़ के आते हैं, सही है, आपके लिए नहीं कह रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। क्योंकि PM के अंदर जो है ना, वो क्यों वाला जो फैक्टर है ना, वो क्यों वाला फैक्टर ही पास करवाता है। ऐसा कैसे होगा, ऐसा क्यों होगा, यूं होगा तो यूं होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। फिर
FR में आते आते ये जो तकलीफ है, ये जो है, ये तकलीफ बहुत कम हो जाती है। क्योंकि जब IAS पढ़ते हो तो एसेट बढ़ता है डेबिट पे, कम होता है क्रेडिट पे। इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, लेकिन अगर IAS 23 की कंडीशन ऑफ कैपिटलाइजेशन को मीट कर जाए तो इंटरेस्ट जो है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर डेप्रिसिएशन होगा बिल्डिंग पे, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी IAS 40 में निकल ले और फेयर वैल्यू मॉडल पे बैठ जाए जाके, तो डेप्रिसिएशन निकालना हराम है। अल्लाह अकबर। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आए तो यूं करना, ऐसा आए तो ऐसे करना। इनकम स्टेट, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलते, सुसी, SOCI, रेवेन्यू से शुरू करेंगे। क्यों भाई, हम अदर एक्सपेंस से क्यों नहीं शुरू करेंगे, बदमाशी क्यों नहीं करेंगे? IFRS रूल है। बस रेशो का एक चैप्टर ऐसा होता है जिसमें आपका उठाया जाता है, उठो, जो आपके अंदर का वो तकलीफ सो गई है उसको जगाओ और अब दिमाग चलाओ। टैक्स के पूरे पेपर में दिमाग जो सोचने वाला है ना उसको सुला के रखना। क्यों, ये क्यों नहीं होता? ऑनलाइन वालों सुनो, टैक्स के पेपर में क्यों नहीं होता, टैक्स के पेपर में यूं होता है। ये होगा तो यूं करेंगे, ये चीज आएगी तो इसको ऐसे करेंगे। IAS में लिखा था तो मानते थे ना? आपको ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में सर ने पढ़ाया है या आपने पढ़ा होगा। लॉ ऊपर है और फिर उसके बाद IAS है। अगर आज पाकिस्तान में गवर्नमेंट लॉ पास कर दे कि डेप्रिसिएशन कोई भी कंपनी नहीं निकालेगी, तो फुरकान भाई IAS 16 को मानोगे कि कानून मानोगे? जेल जाना है? नहीं जाना है तो कानून मानेंगे, IAS को बोलेंगे खल्ली वल्ली, यानी IAS गया टाटा बाय बाय। IAS को बोलेंगे गेट लॉस प्लीज, हम लॉ को मानते हैं। तो हम जो TX का पेपर पढ़ रहे हैं ना, ये TX का पेपर लॉ है, लॉ हाजा कानून। और कानून जो होता है वो क्यों नहीं होता है, वो यूं होता है। आसान भाषा में लकीर है, आप हैं उसके फॉलोवर। अच्छी जबान में लकीर का फॉलोवर बन के चलना है। जो खवातीन और हजरात क्यों के चक्कर में फंस जाएंगे, सर ये आपने जो कराया हमें ये पूरा समझ आ गया, लेकिन ऐसा करते क्यों हैं? तो मैं कहूंगा बेटा तू UK जा, इलेक्शन लड़, पार्लियामेंट में चला जा और वहां पे जाके पूछ, हे लॉ मेकर्स, व्हाई यू डिड दैट, ऐसा तुमने क्यों किया? तो शायद वो भी नहीं बता पाएंगे। वो भी कहेंगे वो हमसे पिछले जो थे ना उन्होंने लॉ पास किया था, हमने तो पिछले वाले को कॉपी पेस्ट मारा है। तो लॉ में क्या नहीं होता, क्यों हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होता। हर चीज की लॉजिक होती जरूर है, लेकिन वो लॉजिक्स हमने पढ़नी नहीं है। अगर किसी के 100 आउट ऑफ 100 आएंगे ना, तो भी उसको क्यों नहीं पता होगा। क्या पता होगा? यूं 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 यूं, ये मसला है तो यूं है, ये मसला है तो यूं है, ये चीज है तो यूं होगी, ये चीज है तो यूं होगी। तो इसका सवाल अब मैं करता हूं, टैक्स ईयर 6 अप्रैल से क्यों शुरू होता है? क्या जवाब है? सर लो है, यूं ही होता है। नहीं बेटा क्यों होता है? सर ऐसे ही होगा। बस ये जवाब है और यही पास होने की इंशाल्लाह गारंटी है। कि क्यों 9 भाई, जैन अंकल, रजा भाई, फुरकान भाई, ऑनलाइन वालों, ये क्यों को अपने अंदर से माइनस कर दीजिएगा। टैक्स का पेपर में क्यों, क्यों 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 नहीं होता, क्या होता है? यूं 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 होता है। कोई भी चीज आएगी अभी आप देखेंगे बस ये ऐसे होती है और हम ऐसे ही इंशाल्लाह करेंगे, होशियारी नहीं करेंगे। तो ये टैक्स ईयर है, हमारी जितनी भी वर्किंग होगी, हमारी जितनी भी कैलकुलेशन होगी, वो सब की सब इस टैक्स ईयर की बेस पे होगी। हम इस टैक्स ईयर से ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे। क्यों आगे नहीं जा सकते? क्योंकि फ्यूचर का किसको पता है। पीछे क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि पीछे रेट कुछ और थे और हमारा सिलेबस सिर्फ कौन से टैक्स ईयर पे फिक्स है? 24-25। अब
इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल की बात हो रही है। हमारे पास एक मसला है, ये पेपर का नाम क्या है? पेपर का नाम क्या है? टैक्सेशन। लेकिन इस पेपर में टैक्स की कैलकुलेशन तो बहुत थोड़ी है। ये क्या बात कर दी? पेपर का नाम है टैक्स, लेकिन टैक्स की कैलकुलेशन तो बहुत थोड़ी है। तो फिर बाकी है क्या? सारी इनकम को टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करना, ये हमारा सिलेबस है। नाम है टैक्सेशन, लेकिन जो आप अकाउंटिंग के हिसाब से इनकम कैलकुलेट करते हो ना, टैक्स उसको नहीं मानता। इसलिए तो कंपनी में टैक्स कंसल्टेंट होते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट अलग क्यों बना हुआ होता है? वरना अकाउंटेंट जो है वो इनकम कैलकुलेट नहीं करता। क्या आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं निकालते? वो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का होता है उस पर टैक्स थोड़ी लगता है। टैक्स के लिए हमें चाहिए होता है टैक्सेबल प्रॉफिट, और उसकी वर्किंग एक अलग ही वर्किंग होती है। टैक्स के लिए जो सैलरी कैलकुलेट होती है उसकी वर्किंग भी एक अलग ही वर्किंग होती है। यानी हमारे सिलेबस का ये जो पहला पार्ट है, इसके दो पोर्शन हैं। पहला पोर्शन है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स का, और दूसरा पोर्शन है कैलकुलेशन ऑफ इनकम का। हमें इनकम भी कैलकुलेट, यानी इनकम निकालेंगे और फिर बैठ के उस पर टैक्स लगाएंगे। यानी इस टैक्स ईयर में होने वाली इनकम को कैलकुलेट करेंगे और फिर उस इनकम के ऊपर क्या लगाएंगे? बैठ के टैक्स लगाएंगे। तो अब सर इनकम कौन कौन सी, अभी मैंने थोड़ा रफली बताया था इंट्रोडक्शन वाले उसके अंदर। तो हमारे पास इनकम जो है वो तीन टाइप्स नहीं है, तीन कैटेगरीज हैं। क्या है? पहली है नॉन सेविंग्स। क्या है? नॉन सेविंग्स। फिर है सेविंग्स। और तीसरी कैटेगरी है डिविडेंड की। डिविडेंड डिविडेंड होता है। सेविंग्स इसको बोलते हैं, सेविंग्स बोलते हैं हराम को। यानी किसको? इंटरेस्ट इनकम को। ये डिविडेंड हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, दो हो गई। बाकी बाकी नॉन सेविंग के अंदर हैं। अगर आपने सैलरी से पैसे कमाए, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। आप सोल ट्रेडर हैं, सोल ट्रेडर को ट्रेडिंग इनकम हुई, हमारे सिलेबस में है। हमें प्रॉपर्टी इनकम भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और अगर आपको पेंशन रिसीव हुई है, ये भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टोटल सिक्स, छ सिक्स सोर्सेज ऑफ इनकम आपके कोर्स का हिस्सा हैं। ये छह की छह इनकम कैलकुलेट भी करोगे, और और उस पे इसके बाद टैक्स भी लगाओगे। और ये जो टॉपिक है ना इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल का, ये आपकी बुक के 12 चैप्टर्स हैं। स्टडी टैक्स हो या स्टडी हब हो, 60% सिलेबस ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये है। इसमें डेट्स भी आएंगी, इसमें रिलीज भी आएंगी, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती चली जाएंगी। तो अब आपके पास जो हैंडआउट है, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बोलिए। ऑनलाइन वालों आपको अभी स्क्रीन पे हैंडआउट नजर आ जाएगा। हम्म, 3:30 रमजान है। जल्दी, वो जॉब है ना, सब जॉब वाले हैं। तो मैं क्या कह रहा था, सिंपलिसिटी के लिए हम पहले टैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, और इसके बाद हम इनकम की तरफ जाएंगे। यानी आज जो आप देखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे, उसके अंदर आपको इनकम गिवन होगी, और आप क्या कैलकुलेट करेंगे? टैक्स की कैलकुलेशन सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हैंडआउट में क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है, मिला? कौन सा पेज है? पेज नंबर 5 पे। ये ऑनलाइन वालों आपको अब स्क्रीन पे शेयर हो जाएगा।
अभी आप लोगों ने साथ साथ लिखते भी जाना है भाई, ठीक है। और जिसके बाद रजिस्टर वगैरह नहीं बोले नेक्स्ट क्लास में लिख लेना, अभी ये हैंड आउट में लिख लेना। बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। तो अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ऑनलाइन वालों स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर हो रहा है, जरा जब बताओ, पता तो चले कौन कौन जाग रहा है। ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी इनकम है। हमने क्वेश्चन जो इनकम है उनको कितनी कैटेगरीज में तोड़ा है, जरा देखिए कितनी कैटेगरीज में तोड़ा है। एक है नॉन सेविंग की, एक है सेविंग की, और एक क्या है, तीन कैटेगरीज है ना। तो हमेशा याद रखना, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स के लिए तीन कॉलम्स बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे, तीन। किसी के दिल में ख्याल आए तीन क्यों बनेंगे, ये बार बार याद दिलाऊंगा आज। तीन क्यों बनेंगे तो क्या जवाब दोगे, पास होना है तो तीन ही बनेंगे, फेल होना है तो फिर क्यों का चू चुना को सोचिए। टेक्स्ट में चू चा पी पा नहीं होता, बस यूं होता है। और जैन भाई हम हम अच्छे बच्चे हैं, हम यूं ही करते हैं, ठीक है। तो पहला कॉलम कौन सा है बेटा, नॉन सेविंग का। कौन सा है, नॉन सेविंग में कौन कौन सी इनकम आती है, जरा देखिए, जरा देखो। एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी, पेंशन। बस ये चार हैं, चार हैं। पांचवी इजाद नहीं हुई है, पांचवी अभी तक इन्वेंट नहीं हुई। जब इन्वेंट होगी जब हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में पांचवी नहीं है। तो आ जाओ बेटा, ये है नॉन सेविंग का कॉलम। फिर है कौन सा कॉलम, सेविंग लिखो, इंटरेस्ट लिखो, कोई मुश्किल नहीं है। और आखिरी कॉलम कौन सा है, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं। और फिर टोटल। अब हमारे पास ये डेटा है, ट्रेडिंग इनकम गिवन है कितनी, जरा बताना। ट्रेडिंग इनकम कौन सी इनकम, कौन सी सोर्स ऑफ इनकम होती है, सेविंग नॉन सेविंग से डेफिनेटली नॉन सेविंग होती है। चलो भाई लिख दिया। एम्प्लॉयमेंट इनकम कौन सी होती है, कहाँ जाती है, सर एम्प्लॉयमेंट भी नॉन सेविंग होती है। फिर कौन सी इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम। कौन सी इनकम होती है बेटा, नॉन सेविंग होती है। फिर कौन सी इनकम है, हराम, तोबा तोबा तोबा। इंटरेस्ट इनकम का अपना कॉलम है, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट के कॉलम में लिख दो। कितना है इंटरेस्ट, 5,000। और आखिरी इनकम कौन सी है, डिविडेंड। डिविडेंड का अपना कॉलम होता है, डिविडेंड को अपने कॉलम में लिखिए, कैलकुलेटर उठाइए और टोटल कर दीजिए, शाबाश। और इसको बोलेंगे हम टोटल इनकम। क्या बोला हमने, टोटल इनकम। टोटल का कॉलम बना लेते हैं, 15, 25, 5, 5 और 10, टोटल हो गया 60। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, टोटल इनकम निकाली है। ये मजाक है, अभी मजाक था, मरी मजाक। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तो फॉर्मेट का खाली एक हिंट दिया गया है कि इनकम की कितनी कैटेगरीज हैं, कितनी है, तीन कैटेगरीज हैं, नॉन सेविंग, सेविंग और डिविडेंड। कैसे फिट करना है चीजों को ये मैंने अभी बताया। यहाँ तक कोई दुख, इसमें तो दुख कहाँ होगा, दुख तो थोड़ा आगे होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जितनी ज्यादा इनकम आएगी खुशी है, अच्छी बात है। लेकिन अभी हम टैक्स वाले हैं, अभी हम कौन है, हम टैक्स वाले। जितनी ज्यादा इनकम होगी टैक्स भी ज्यादा होगा। अगर हम गवर्नमेंट से कोई रिलीफ शिलीफ ले लें और हमारी इनकम क्या हो जाए, कम हो जाए, तो टैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी गवर्नमेंट को हम बोले गवर्नमेंट बात सुन यार, गवर्नमेंट हमारी दोस्त है, हाँ यार बात सुन, HMRC सुन बे। HMRC हाँ बोल। मैंने कहा यार थोड़ा सा कुछ रिलीफ शिलीफ तो दो। तो उसने कहा ठीक है,
आपको हम 2 रिलीफ देंगे। कितने रिलीफ देंगे? 2। एक का नाम है इंटरेस्ट पेड। क्या नाम है? इंटरेस्ट पेड ऑन क्वालिफाइंग लोन्स। इंटरेस्ट पेड ऑन क्वालिफाइंग लोन्स, ये एक रिलीफ ले लो। हमने कहा अच्छा दे दो, बड़ी बात है। होता क्या है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और जब आप ये माइनस कर दोगे तो जो आंसर आएगा उसका नाम रखेंगे हम नेट इनकम। क्या नाम रखेंगे? सवाल, सर इंटरेस्ट पेड तो हमें समझ आता है कि आपने क्या पे किया होगा? हराम पे किया होगा। क्या पे किया होगा? हराम पे किया होगा, यानी आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की होगी। अब मसला है, क्या सारी हर तरह की इंटरेस्ट पेमेंट यहां आ जाएगी? तो ना। क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट पेड ऑन क्वालिफाइंग लोन। इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं यार? वाई वी आर पेइंग इंटरेस्ट? हम इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं? वजह, लोन पे देते हैं। इंटरेस्ट किस पे देते हैं? लोन पे देते हैं। अगर लोन होगा तो उस पे इंटरेस्ट होगा, और लोन नहीं होगा तो इंटरेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन चेंज हो गई होगी, ऑनलाइन वालों देखना। हमारे पास हैंडआउट में क्वालिफाइंग इंटरेस्ट की कुछ कंडीशंस हैं कि हमारे पास जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो लोन पे करते हैं। लोन किस वजह से लिया? लोन लेने का कारण क्या था? क्या बोला मैंने? लोन लेने का कारण, यानी द वजह, द पर्पस ऑफ द लोन। आपने लोन का पर्पस देखना है। अगर लोन इन 5, क्या बोला? 5, क्या बोला? 5 में से किसी एक वजह से लिया है तो उसका इंटरेस्ट जो है वो टोटल इनकम से क्या होएगा? माइनस। वरना सर अगर हमारा इंटरेस्ट हो वो इन 5 कंडीशंस में से ना हो तो उसको क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे, उसका कुछ नहीं करेंगे। हम कौन से इंटरेस्ट एक्सपेंस को उठाएंगे? जो किसका होगा? लोन का। कौन से लोन का? उस लोन का जो क्वालिफाइंग होगा। और क्वालिफाइंग लोन सिर्फ कितने हैं? 5। छठा कोई नहीं। तो 5 कौन कौन से हैं आइए मिलके पढ़ते हैं। आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। क्या खरीदा? कोई भी इक्विपमेंट, मशीन, प्लांट खरीदा। क्यों खरीदा भाई? वजह, वजह, वजह पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, पार्टनरशिप के लिए, सोल ट्रेडर के लिए नहीं, कंपनी के लिए नहीं। किसके लिए? सिर्फ पार्टनरशिप के लिए। आपने लोन लिया। क्यों लोन लिया? एसेट खरीदना था। किसके लिए खरीदना था? पार्टनरशिप के लिए। तो उस लोन का इंटरेस्ट क्या होगा? टोटल इनकम से माइनस। कहां से माइनस होगा? टोटल इनकम से माइनस। इसके बाद आप रहते हैं यूके के अंदर। यूके का एक टाउन है गुलशन हदीद। मेरा यूके मेरी मर्जी। और एक टाउन है गुलशन मेमार। तो आप रहते हैं गुलशन हदीद में और जॉब है गुलशन मेमार में। बाइक आपके पास है नहीं, तो फिर कैसे जाओगे? गाड़ी भी नहीं है, जेब खाली है, पैसा कोई नहीं, अभी अभी नई नई नौकरी लगी है। रोज सुबह ये बंदा उठता है 4 बजे, रास्ते में फजर पड़ता है और पैदल 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 गुलशन मेमार से चलता है और कहाँ पहुंच जाता है? 9 बजे तक गुलशन हदीद पहुंच जाता है। और फिर जब ऑफिस की छुट्टी रात के 8 बजे होती है तो फिर पैदल चलता है। रात में ईशा बा जमात अदा करते हुए 9 बजे की जमात के साथ 1 बजे तक रोजा मोहतरमा दरवाजा खोलती हैं और बोलती है चलो सो जाओ। और फिर सुबह 4 बजे उठ के भाग जाता है। ये उसकी जिंदगी है। कैसी डरावनी जिंदगी है। क्या करे वो बेचारा? आत्महत्या करे? क्या करे? क्या करे? वो लोन लेके बाइक ले ले ताकि ऑफिस आना जाना आसान हो जाए। तो
तो कहना ये है कि हाजी साहब को मशवरा क्या देंगे, भाई क्यों खुद पे जुल्म कर रहा है, अनकरीब हार्ट अटैक या आत्महत्या दोनों में से एक होगा। तो एक काम कर, कर्जा पकड़ और बाइक ले ले। ये बाइक क्यों ली इसने, क्यों ली, वजह ऑफिस के लिए, जॉब पे आने जाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अगर इस लोन को लेके कोई ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट के लिए, हेल्प के लिए एसेट लिया है, तो उसका लोन का इंटरेस्ट भी क्या बनेगा, क्वालिफाइंग बनेगा। यानी हम उसको क्या कर देंगे, टोटल इनकम से माइनस। सर एक कोई और एग्जांपल, तो हमारे क्या नाम था बेटा, भूल गया, नाइम। नाइम साहब को आर्थर लॉरेंस में जॉब ऑफर होती है। हाँ हाँ, आर्थर लॉरेंस एक बीपीओ है, बड़ी कंपनी है, रात की नौकरी, हमारी आसान भाषा में रात की नौकरी। यानी 6 बजे जाओगे, सुबह 3-4 बजे तक आ जाओगे, और सैलरी भी मार्केट से डबल। उन्होंने कहा आप माशाल्लाह ACCA हैं, आपको तो हम जॉब देंगे, बस लैपटॉप अपना लाना। क्या बोला, लैपटॉप अपना लाना। अब नाइम ने सारी जिंदगी में जितनी ईदियां जमा की थी, सब ACCA के पेपर फीस में उड़ा दी। अब पैसा कोई नहीं है, लेकिन जॉब खप्पे, वी नीड जॉब, जॉब चाहिए बाबा। तो जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा, लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप के लिए क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। मीजान बैंक से लोन नहीं, किसी कमर्शियल बैंक से लोन पकड़ लिया, कमर्शियल बैंक से लोन पकड़ा तो उस पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। क्यों लिया लोन, एसेट खरीदा किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसका इंटरेस्ट कहाँ से माइनस होगा, टोटल इनकम से। बाकी तीन रिक्वायरमेंट, तीन बड़ी आसान है। आपको शौक हुआ इन्वेस्टमेंट करने का, एक होता है ना बैठे बैठे शौक होता है, बैठे होते हैं, अचानक से किसी चीज का जुनून तारी हो जाता है, और फिर हम वो काम के पीछे लग जाते हैं। तो आप बैठे हुए थे, अचानक से शौक उठा कि मैं इन्वेस्टर बनूंगा। क्या बनूंगा, जेब में पैसे हैं नहीं, इन्वेस्टर बनेगा। तो बोला नहीं, लोन लेके इन्वेस्टमेंट करूंगा। क्या करूंगा, कर्जा लेके इन्वेस्टमेंट करूंगा। कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा भाई, तो किसी पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। लोन लेके किसी, वो जो लोन का पैसा है उससे किसी पार्टनरशिप में क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये भी क्या बनेगा, इंटरेस्ट, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट बनेगा। लोन लेके किसी इम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका इंटरेस्ट भी क्या बनेगा, क्वालिफाइंग बनेगा। लोन लेके किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका भी इंटरेस्ट कहाँ से माइनस हो जाएगा, टोटल इनकम से। सर ये एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी क्या होती है, तो ऐसी कंपनी जिसका 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग उसके एम्प्लॉइज के पास हो, उस कंपनी को एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी बोलते हैं। यानी जो नौकर है वही मालिक है, और जो मालिक है वही नौकर है। नौकर कोई है ही नहीं, ये जो चचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चचा है, चचा कोई है ही नहीं। तो ये वही है कि जो सेठ है वही नौकर है, और जो नौकर है वही सेठ है, नौकर कोई है ही नहीं। ऐसी कौन सी कंपनी है दुनिया में, बड़ी मशहूर है, नोकिया। नोकिया जब बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, बैंकरप्ट हो गई और बंद हो रही थी, तो उसमें जो लोग काम करते थे उन्होंने कहा हम ही चचा थे, हम ही भतीजा बनेंगे, यानी हम ही नौकर थे, ये हमें बेच दो। तो नोकिया जो आज आप देखते हैं ये एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी है, जो वहां के एम्प्लॉयज हैं वो ही उसको चला रहे हैं। अभी तक नोकिया है। वो हम पाकिस्तान के अंदर वो वाला फोन रखते हैं ना जेब में, दूसरा वाला कीपैड वाला, आईफोन रखते हैं सीट के नीचे, जेब में रखते हैं वो कीपैड वाला फोन, कि कोई आ जाता है कि फोन रखवा के गया तो फोन निकाल, तो उसको वो वाला देते हैं। वो नोकिया बनाता है अभी भी, ठीक है। खैर, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, किसी दौर में बचपन में कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ाया होगा आपको FBT वाले टीचर ने। कोऑपरेटिव्स क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जिसके शेयर होल्डर नहीं होते, जिसके मेंबर्स होते हैं, और जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होती। जैसे कि बहुत सारी फाउंडेशंस होती हैं,
पाकिस्तान की बात करो तो मेमन फाउंडेशन, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग क्या होते हैं, ये लोगों की सपोर्ट करते हैं। लोग लड़ते हैं, वहां जाते हैं, केस लेके वो फ्री में समझा देते हैं, ये तेरा शोहर है, नहीं लड़ा कर इससे, पर आप भी अपनी बीवी का ख्याल रखा करो, अम्मा अम्मा नहीं क्या करो। तो ये जो होता है ना कम्युनिटी, कम्युनिटी, जैसे मेमनों में जमातें होती हैं, बाटवा जमात, कुतियाना जमात, WMO, ये सेटल डाउन करते हैं चीजों को। किसी को जरूर जरगा, किसी को मसला है, घर नहीं है तो किराया दे दिया, हेल्प आउट कर दिया। इस आप फ्लैट में रहते हैं, आप लोग फ्लैट्स में रहते हैं, फ्लैट में बिल्डिंग कमेटी होती है, जो घर से परेशान लोग होते हैं वो उसमें बैठे होते हैं। जब जब बिल्डिंग के बाहर बैठे होंगे, अरे तेरा कोई घर नहीं है, वो घर में सुकून नहीं है ना, इसलिए नीचे बैठे हैं, वरना फटे होते। तो लिफ्ट बनवा रहे हैं, बिल्डिंग के अपने घर के मसले हल नहीं हो रहे, बिल्डिंग के मसले हल करने के लिए बैठे होते हैं। ये भी ये भी कौन है, ये भी एक तरह से क्या है, कोऑपरेटिव की तो एग्जाम्पल है। और बिल्डिंग कमेटी वालों को हर महीने मेंटेनेंस के पैसे देते हो ना, तो ये फलाई काम या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, FBT का कॉन्सेप्ट है, वो हैं। आपसे टैक्स के पेपर में कभी भी डेफिनेशन नहीं मांगेगा, आपको लिखा हुआ आएगा कि आपने लोन लिया, क्यों लिया, क्यों लिया, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना था। तो आप बोलोगे ठीक है भाई, सर ने कंडीशन बताई थी, उठाओ और यहाँ पे क्या कर दो, माइनस कर दो। सर कैसे आएगा पेपर के अंदर, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा होगा। मैं क्वेश्चन 1 को क्वेश्चन 2 से रिप्लेस कर दूंगा। ये क्वेश्चन 1 था, देखो ये क्वेश्चन 1 अब चेंज होके क्या बन गया, क्वेश्चन 2 बन गया। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो तो सही, क्या नजर आ रहा है, कुछ नया नजर आ रहा है, कोई नई बात है इसके अंदर। नेट इनकम कैलकुलेट करनी है, ठीक है, लेकिन कुछ नया है क्या। अभी आपके पास यहाँ जो मौजूद है उनके पास हैंड आउट है, और जो नहीं है ऑनलाइन वालों, तो क्या ये जो 5,000 का इंटरेस्ट है ये क्वालिफाइंग है कि नहीं है, है ना। तो क्या करना चाहिए इसको, इसको कहाँ से माइनस कर दें, हम टोटल इनकम से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और आंसर क्या आ जाएगा, ये 40,000 आ जाएगा, ये 5,000, ये 10,000, और ये 55,000। आप देख रहे हैं कि है ये इंटरेस्ट, लेकिन कौन से कॉलम से माइनस हुआ है, पहले कॉलम से। ये नहीं करना कि इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के कॉलम से माइनस करूंगा, ना ना, इंटरेस्ट है लेकिन माइनस कौन से कॉलम से होगा, नॉन सेविंग के कॉलम से ही पहले माइनस होगा। ये बात याद रखिएगा। कुछ बच्चे होते हैं खुद से होशियारियां करते हैं, नहीं सर वो इंटरेस्ट था ना, तो हमने इंटरेस्ट के कॉलम से माइनस कर दिया, हा हा। तो एग्जामिनर बोलेगा किसकी शादी थी, पढ़ाया क्या गया था, कैसे माइनस करना है, किस कॉलम से माइनस करना है, सीक्वेंस वाइज। पहले कौन से कॉलम की बारी, पहली बारी, फिर वो नहीं है, पहली बारी किस कॉलम की है, नॉन सेविंग की। सर दूसरे कॉलम की बारी कब आएगी, तो अभी हम बताएंगे। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन को मैंने नीचे कॉपी किया, दिख रहा है। मैं कहता हूं कि ये जो इंटरेस्ट है ना, ये अज्यूम कर लो, अब ये जो इंटरेस्ट है ये गिवन है, इंटरेस्ट पेड आपको गिवन है कितना, ये अज्यूम कर लो 60,000, कितना, अभी 5,000 था ना, अब मैंने इसको कितना कर दिया, 60,000। अगर अज्यूम करो कि ये 60,000 है, अज्यूम, है,
तो अज्यूम कर लिया। अब इस अजम्पशन को बिठाएंगे कैसे, फॉर्मेट में लाएंगे कैसे लोगों, खवातीन एंड हजरात तवज्जो, फोकस। है कितना टोटल में, टोटल में कितना है, कितना है ये 60,000 है, तो बचना तो कुछ नहीं है। सीक्वेंस क्या है, प्रेफरेंस क्या है, पहले कौन से कॉलम से, नॉन सेविंग मर गई, खत्म हो गई, फिर बारी किस कॉलम की आएगी, खत्म हो गया, फिर बारी किस कॉलम की आएगी, ये सीक्वेंस वाइज कॉलम वाइज चलना है। ये आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि पहले मैं यहां से करूंगा तो वहां से, नहीं, आपको किस तरह चलना है, कॉलम वाइज। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करूं समझाने के लिए, कि फॉर एग्जांपल अज्यूम करो कि ये जो है ये है 52, कितना है, तो क्या होगा, टोटल से कितना माइनस हुआ 52, तो कितना बचना चाहिए 8,000। पहले 45 यहां से गया, फिर यहां से 5 गया, और अब कितना बच गया, यहां से कितना जाएगा 2,000, और यहाँ कितना बच गया 8,000। ये सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है। पहले क्वालिफाइंग इंटरेस्ट जो है वो नॉन सेविंग से, बच जाए तो सेविंग से, फिर बच जाए तो डिविडेंड से क्या होता है, माइनस होता है। सवाल, सर अगर ऐसा हो जाए कि क्वालिफाइंग इंटरेस्ट 70,000 हो, कितना हो 70,000, तो क्या करेंगे बेटा, तेरी इनकम कितनी है, इनकम कितनी है, तो कितना माइनस होगा, मैक्सिमम जितनी इनकम है। नेगेटिव में आंसर नहीं आता, माइनस में आंसर आ सकता नहीं है, क्योंकि टैक्स है, टैक्स जो बोल दिया वो हक है। इनकम पे टैक्स होता है, माइनस में आया तो मतलब रिफंड होता है। पॉजिटिव इनकम हुई ना, इनकम होगी तो टैक्स देना है। अगर आप यहाँ नेगेटिव लिखोगे तो इसका मतलब आप वो अजीम शख्सियत हैं जो गवर्नमेंट को कह रहे हो ओ गवर्नमेंट मुझे दे, तो वहीं से आएगा एक ठपाक, तू हमसे पैसा लेगा। तो यहाँ आंसर कभी भी नेगेटिव में, अगर अज्यूम यहाँ 70,000 का इंटरेस्ट होता तो 60 ही माइनस होता। कोई होशियारी करके नेगेटिव में आंसर ला सकते नहीं है, जीरो पे, बस जीरो से नीचे नहीं जाना है, माइनस में नहीं लिखना है। ऑनलाइन वालों कुछ पूछना है, आप लोगों को कुछ पूछना है बेटा, ये तो आसान था। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मेट लिखा था, वो फॉर्मेट क्या था, यही तो फॉर्मेट चल रहा है। सर सारी इनकम को प्लस किया, टोटल इनकम आई, टोटल इनकम से क्या माइनस किया, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, तो क्या आया, नेट इनकम आ गई। अब एक सवाल है, अब एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक चीज और माइनस होती है, यहाँ पे एक चीज और माइनस होती है, और उसका नाम है पर्सनल अलाउंस। क्या नाम है, उसकी भी सीक्वेंस यही है कि कॉलम वाइज, कॉलम वाइज, पहले कौन से कॉलम से, नॉन सेविंग से, पहले कौन से कॉलम से, नॉन सेविंग से, नॉन सेविंग से करने के बाद सेविंग, सेविंग के बाद डिविडेंड। और सर ये होगा कितना, तो ये हम बताएंगे कि पर्सनल अलाउंस की फिगर फिक्स है, पर्सनल अलाउंस हमारे सिलेबस में फिक्स अमाउंट है, और वो अमाउंट है 12,000, कितनी 12,570, 12570, ये फिक्स है। कौन सा टैक्स ईयर चल रहा है बेटा, आमतौर पे हर टैक्स ईयर पे ये वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन इस दफा पिछले साल भी यही थी, इस साल भी यही है, वरना आमतौर पे ये बदलती रहती है, ठीक है। ये गवर्नमेंट की तरफ से हर टैक्स पेयर को गिफ्ट है। गिफ्ट कैसे सर, ये इनकम में माइनस होता है ना बेटा, इनकम में माइनस होता है ना, जो इनकम में माइनस हो वो इनकम को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और जो इनकम को गिराए, जो इनकम को कम करे, वो टैक्स में क्या देगा, बचत देगा, टैक्स सेविंग देगा। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से, यानी यूं समझो किंग ने बोला कि सब मेरे बच्चे हैं,
जो यूके में है वो सारे कौन है? मेरे बच्चे हैं। हर बच्चे को साल की खर्ची दूंगा। कितनी खर्ची दूंगा? 12,570। और ये पहले कौन से कॉलम से माइनस करोगे? नॉन सेविंग, फिर सेविंग, और आखिरी में डिविडेंड। ये याद रहेगा इंशाल्लाह। ओके। अब एक मसला है। अब ये एक अमाउंट तो हमें पता है कि 12,570 का पर्सनल अलाउंस होता है। अब पर्सनल अलाउंस का अपना भी एक कॉन्सेप्ट है। पर्सनल अलाउंस कितना है? 12,570। रूल ये कहता है कि पर्सनल अलाउंस 12,570 तो है, बट ये रिड्यूस भी हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी गवर्नमेंट ने कितनी खर्ची दी आपको? 12,570 दी, यानी आपको रिलीफ दिया। लेकिन ये फिक्स नहीं रहता। वल्लाही ये बढ़ नहीं सकता। वल्लाही ये बढ़ सकता, कभी भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन क्या हो सकता? कम हो सकता है, घट सकता है। पर्सनल अलाउंस बढ़ता नहीं, लेकिन सब्जेक्ट टू रिडक्शन होता है। कब? कब रिडक्शन होती है सर? ये कब कम होता है सवाल है। तो इसका जवाब है when ANI is in excess of 1 लाख। जब आपकी ANI, जब आपकी ANI 1 लाख से ज्यादा हो तो पर्सनल अलाउंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब यहाँ पे आपके दिमागों में, नाजुक से दिमाग में एक सवाल आएगा, सर व्हाट इज दिस ANI? तो ANI का फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट इनकम। क्या नाम है? एडजस्टेड नेट इनकम। सर ये कैसे कैलकुलेट होती है? अभी हमने जो फॉर्मेट बनाया उसमें तो सर ये नेट इनकम लिखा हुआ था, उसमें तो ये टैक्सेबल इनकम लिखा हुआ था। कहीं हमें हमारी आंखें, चश्मे खराब तो नहीं हो गए? नहीं, चश्मे के बगैर भी और चश्मे के साथ भी हमें ANI नजर नहीं आ रहा। NI तो नजर आ रहा है, नेट इनकम तो नजर आ रहा है, ये ए मिसिंग है। क्या मिसिंग है? ANI नहीं दिख रहा। तो आओ ANI दिखाते हैं। ANI का फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है ANI का? फार्मूला होता है। और कैसे फार्मूला चलता है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ANI के लिए आप लेंगे टोटल के कॉलम से नेट इनकम। क्या लेंगे? टोटल के कॉलम से नेट इनकम। ये बच्चे बेचारे नाजुक से हैं हमारे, ये भूल जाते हैं। टोटल के कॉलम से नेट इनकम कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? आओ बेटा फॉर्मेट में जाओ। ये फॉर्मेट है, इसको देखो। टोटल का कॉलम कौन सा? ए वाला। नेट इनकम किधर है? ए ली। अच्छा, इसको लेना था। टोटल के कॉलम से नेट इनकम को पकड़ लो। पकड़ लिया। आ जाओ इस इलिस्ट्रेशन में, देखो इधर। टोटल का कॉलम ए वाला है। किधर है? अमाउंट कितना है? टोटल के कॉलम से क्या ढूंढनी है बेटा? अब ये दूसरी वाली एग्जांपल में ढूंढो। इसमें कितनी होगी? है 8। टोटल के कॉलम से क्या पकड़ना है बेटा? टोटल के कॉलम से नेट इनकम हमने पकड़ ली। ठीक है। और इसमें दो चीजें माइनस करेंगे। आसान हो रही है।
अब देखो, टोटल एक कॉलम से नेट इनकम को लिया और दो चीजें माइनस करनी है। क्या क्या? पहली का क्या नाम है? ग्रॉस गिफ्टेड, और दूसरी का नाम है ग्रॉस पर्सनल पेंशन। अब ये दोनों होती क्या है? ग्रॉस पर्सनल पेंशन और ग्रॉस गिफ्टेड, ये होती क्या है? तो सदका व खैरात। ग्रॉस गिफ्ट एड का मतलब है डोनेशन, चैरिटी। अगर आपने गिफ्ट एड किया है यानी चैरिटी की है, सदका व खैरात किया है, तो आपने उसको लेके आना है, गिवन होगा, इसी नाम से गिवन होगा। किस नाम से? गिफ्ट एड के नाम से। टैक्स के पेपर में ट्विस्टिंग नहीं होती, जो नाम लिखे हैं वही नाम पेपर में आएंगे, बदलेगा कुछ भी नहीं। बस आपको क्या याद रखना है कि कैसे करना है। गिफ्टेड लिखा होगा, इसको करते कैसे हैं, बस ये आपको पता होगा, आपका पेपर पास हो जाएगा। अब देखो, गिफ्टेड गिवन होगा, आपने लेना है और कहां से माइनस कर देना है? टोटल नेट इनकम से। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? एएनआई। एएनआई कब कैलकुलेट करनी होती है? जब जब हम लोग किसकी बात करते हैं? पर्सनल अलाउंस की। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इंशाल्लाह और भी समझ आएगा, अभी खाली थ्योरी सुनो। हमें पर्सनल अलाउंस पता है, कितना पता है? 12,570 फिक्स है। लेकिन रिड्यूस होता है। कब रिड्यूस होता है? जब जब एएनआई 1 लाख से ज्यादा हो जाए। तो सवाल, एएनआई का क्या मतलब? एडजस्टेड नेट इनकम। कैसे निकलती है? तो टोटल के कॉलम से नेट इनकम लो और उसमें सबसे पहले किसको? सदका और खैरात यानी ग्रॉस गिफ्टेड को क्या कर दो? माइनस कर दो। और फिर दूसरे नंबर पे किसको माइनस करो? पर्सनल पेंशन को। किसको माइनस करो? पर्सनल पेंशन। ये क्या होती है भाई? व्हाट इज द पर्सनल पेंशन? तो गोरों के देश में लोगों को बड़ा अपने अंदर है ना, एक वो होता है कि हम बुढ़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे। एक तो गवर्नमेंट से स्टेट पेंशन मिलती है, लेकिन स्टेट पेंशन से एक नॉर्मल लाइफ बंदा गुजारता है। वहां पे स्टेट पेंशन इतनी होती है कि एक अच्छी लाइफ बंदा गुजारता है। लेकिन वो लोग जो है ना, उनकी आदत है, जब वो बुढ़े हो जाते हैं तो वो दुबई घूमने जाते हैं, थाईलैंड चले जाते हैं, पटाया बीच पे पानी देखने चले जाते हैं। ये उनका अपना एक वो है कि अब हम रिटायर है, अब हम दुनिया घूमेगा बाबा। हाथ में लकड़ी है और दुनिया घूम रहा है, बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा। ओ वाह, व्हाट अ बिल्डिंग, माशाअल्लाह। ओके, माशाल्लाह वो नहीं बोलेगा, वो तो मैंने बोल दिया। व्हाट अ बिल्डिंग, हो। वो इस तरह से बुढ़े होके घूमने निकलते हैं। तो कहाँ से पैसा आता है? स्टेट पेंशन से तो खाते पीते हैं और रहते हैं। तो रिटायरमेंट प्लान परचेज करते हैं। रिटायरमेंट प्लान क्या होते हैं? जब तुसी जवान हो, हर महीने सैलरी में से थोड़ा सा पैसा जो है वो क्या करते रहते हो? कहीं ना कहीं किसी रिटायरमेंट फर्म, रिटायरमेंट प्लानिंग, जैसे पाकिस्तान में भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो रिटायरमेंट प्लान ऑफर करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर इंटरेस्ट का है। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन रिटायरमेंट प्लान्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पाकिस्तान में, इंडिया में हम इसको रिटायरमेंट प्लान बोलते हैं। गोरों के मुल्क में इसको पर्सनल पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सनल पेंशन। गिवन होगी, इसी नाम से गिवन होगी, कोई ट्विस्टिंग नहीं होगी। बस एक छोटी सी बात है, क्वेश्चन में गिफ्ट एड और पर्सनल पेंशन गिवन होगा, वो हमेशा नेट अमाउंट होगी। हमेशा क्या होगी? कौन सी अमाउंट होगी? और आपको यहाँ पे कौन सी अमाउंट चाहिए है? तो सवाल ये नहीं करना है कि ये नेट और ग्रॉस क्या है ना, नेट से ग्रॉस निकालते कैसे हैं ये सवाल करना है। और टैक्स के सिलेबस में भी ये है। क्यों आपको पता नहीं है? आपको मालूम करने, ये विदहोल्डिंग टैक्स कॉन्सेप्ट अगर बात करते हैं, विदहोल्डिंग टैक्स होता है 20%, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो पता करने की जरूरत नहीं। आपको क्या समझना है कि जब भी पेपर में गिफ्ट एड या पर्सनल पेंशन गिवन होगी तो वो हमेशा कौन सी वैल्यू होगी? हमेशा कौन सी वैल्यू होगी? नेट होगी। और हमें क्या चाहिए? तो कैसे करें? नेट से ग्रॉस करने के लिए क्या करें? तो नेट से ग्रॉस करने के लिए बेटा कुछ नहीं कर, ये एक छोटा सा फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला चला दे। नेट फिगर पकड़ लो और मल्टीप्लाई क्या कर दो? 100/,
80। आंसर आएगा, ग्रॉस फिगर होगी, आप इधर ले लोगे, ANI आ जाएगी। एक मसला है, जैन के पास एक क्वेश्चन आया पेपर के अंदर, उसमें लिखा हुआ है गिफ्ट एड 1000 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्रॉस। क्या लिखा हुआ है? गिफ्ट एड 1000 और आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर ग्रॉस अमाउंट। तो क्या आप ये फार्मूला चलाओगे कि जो दिया है वो ले लोगे? सर हमें तो ग्रॉस चाहिए। अगर एग्जामिनर ने बोला है कि इट्स ऑलरेडी अ ग्रॉस अप अमाउंट, तो जो है वो ले लेंगे, होशियारी नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, लिखा हुआ आता है पर्सनल पेंशन 2000 या लिखा हुआ आता है गिफ्ट एड 2000, बस खाली लिखा हुआ है गिफ्ट एड 2000, पर्सनल पेंशन 2000, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? अब आपको इसको फार्मूला लगा के क्या करना है? ग्रॉस अप करना है। अगर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है ग्रॉस, होशियारी नहीं करोगे। क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ अमाउंट लिख के छोड़ दिया है, तो फिर होशियारी करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये नेट अमाउंट होगी और आप इसको क्या करोगे बेटा? ग्रॉस अप करोगे। गॉट माय पॉइंट? ये रूल है, फिक्स है, क्योंकि विदहोल्डिंग का रेट 20% है। यहां तक कोई क्वेश्चन? पक्का? अब ये पेपर में कैसे आएगा, ये एक मसला है ना, कि ये पेपर में कैसे आएगा, तो हम उसको देखते हैं। तो आपके हैंडआउट में क्वेश्चन नंबर 4 नजर आएगा, मिला? मिस्टर उस्मान, हबीबी उस्मान, क्या कैलकुलेट करना है? टैक्सेबल इनकम। कौन सा टैक्स से चल रहा है? हाँ, हमारा चलेगा ही ये। पढ़ते हैं। उस्मान साहब को कौन सी इनकम मिली है? ट्रेडिंग इनकम। ट्रेडिंग इनकम इज पार्ट ऑफ नॉन सेविंग। ट्रेडिंग इनकम इज पार्ट ऑफ नॉन सेविंग। एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या हमारे पास कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है? तो जो ट्रेडिंग इनकम है वही मेरी नेट इनकम बन जाएगी कि नहीं? सर पेपर में भी ऐसे ही लिखेंगे, जी हाँ ऐसे ही लिखेंगे। सर वो हम क्वालिफाइंग इंटरेस्ट लिख के, जीरो लिख के, फिर माइनस करके होशियारियां नहीं करेंगे बेटा। अभी हम इंटर भी काम का पेपर नहीं दे रहा हूँ, अभी अपन बड़ा बच्चा बन गया हूँ, ACCA स्किल्स का पेपर दे रहा हूँ। तो ऐसे करेंगे, जो ट्रेडिंग है वही नेट है, खलास। जब नेट इनकम आती है तो फिर कौन आता है? पर्सनल अलाउंस। और पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद कौन आ जाता है? ट्रेडिंग इनकम। ये टोटल का कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है? ये 1,10,000 ही आ गया ना। अब एक बात सुनो, मेरा पर्सनल अलाउंस फिक्स है कितना? अभी थोड़े हाँ कितना? 12,570। लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन कि अगर ANI 1,00,000 से ज्यादा हो जाए तो पर्सनल अलाउंस क्या हो जाए? कम हो जाए। तो मसला है, ये क्या है? ये टोटल के कॉलम की नेट इनकम है, राइट? ये ANI नहीं है, ये TNI है। ये क्या है? टोटल नेट इनकम लाख से ज्यादा है। इसको थोड़ी देखना है हाजी फुरकान, इसको थोड़ी देखना है। किसको देखना है? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ANI। क्या चाहिए? अभी देखो कॉपी में आपने फार्मूला लिखा है, ANI का ये फार्मूला देखो, यही लिखा है नहीं लिखा? कैसे चलता है, क्या लिखते हैं सबसे पहले पढ़ो। टोटल नेट इनकम TNI कितनी है? 1,10। लेस करना है ग्रॉस गिफ्ट एड और ग्रॉस पर्सनल पेंशन। यही दो बातें लिखी थी मैंने थोड़ी देर पहले। आ जाओ क्वेश्चन में, वल्लाही पर्सनल पेंशन नाम की कोई चीज गिवन नहीं है। क्या क्वेश्चन में कोई गिफ्टेड है? कितना है? ये 4,000 पाउंड ऑलरेडी ग्रॉस है कि नहीं है? तो कोई होशियारी करने की जरूरत है कि एज इट इज ले लोगे? हमें ग्रॉस चाहिए, ये ग्रॉस है, तो ले लिया। ANI कितनी आ गई?
अब एक बात सुनो, हमारा पर्सनल अलाउंस होता कितना है? 1 2, ये फिक्स है ना। लेकिन हमने क्या बोला था? इफ ANI इज इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, तो क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो पर्सनल अलाउंस ने गिरना है, रिड्यूस होना है। यहां तक बात समझ आती है? पर्सनल अलाउंस फिक्स है बेटा, कितना है? 12,570। लेकिन अगर आपकी ANI 1 लाख से ज्यादा आएगी, तो आपने पर्सनल अलाउंस को क्या करना है? कम करना है। कैसे कम करेंगे? ये फार्मूला है। मैं फार्मूला, मेरी आदत है, मैं फार्मूला लिख तो दूंगा, लेकिन मैं फार्मूला बताता हूँ। आपसे पूछूंगा, आप बताओगे, आपको फार्मूला खुद आ जाएगा। ANI लाख से कितनी ज्यादा है? लाख से कितनी ज्यादा है? 6 का आधा। फार्मूला है हाफ ऑफ द एक्सिस। क्या फार्मूला है? हाफ ऑफ द एक्सिस से ANI कम होगी। ऑनलाइन वालों दोबारा सुनो, दोबारा सुनो बेटा। कहाँ गए? बिल्कुल सही, 1 लाख 6। ऑनलाइन वालों, ANI लाख से कितनी ज्यादा है? 6। 6 का आधा, बस हाफ ऑफ एक्सिस। सर, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये हाफ ऑफ एक्सिस समझ नहीं आएगा, तो उन हमारे प्यारे बच्चों के लिए हम फार्मूला लिखेंगे। आप ANI लेना, 1 लाख उससे माइनस करना, और डिवाइड बाई क्या कर देना? 2। हाफ ऑफ एक्सिस, हाफ ऑफ एक्सिस मतलब लाख से ये कितनी ज्यादा है? 6,000 ज्यादा है। 6 का आधा कितना होता है? 3,000। कितना आएगा? ये पर्सनल अलाउंस कैलकुलेट हो गया, और मेरे पास टैक्सेबल इनकम कितनी आई? बता। पर्सनल अलाउंस कितना होता है? ANI लाख से ज्यादा हो तो पर्सनल अलाउंस क्या हो जाता है? डिक्रीज। कैसे डिक्रीज होता है? ANI लाख से कितनी ज्यादा है? एक्सिस जितनी भी हो ना, उसके आधे से। एक्सिस जितनी भी हो उसके हाफ से पर्सनल अलाउंस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। कितनी ज्यादा थी? 6,000 का आधा कितना हुआ? 3,000 से क्या हो गया? पर्सनल अलाउंस कम हो गया। कितना बचा? 9,570। और ये जब माइनस हुआ हमारी नेट इनकम से, तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? कौन बताएगा? यहां तक कोई दुखी है? ये 3 क्या है बेटा? अच्छा, ओके। जीरो भी होगी, अभी थोड़ी देर में होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए। हाँ भाई, ये एनोटेटर है ना, PDF, वो पढ़ लिखा हो।
अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का नाम है मिस्टर अली। ऑनलाइन वालों कुछ पूछना है? हाँ भाई। अगला क्वेश्चन जरा ट्राई तो करो, गलत सलत आई डोंट माइंड, गलत हो आई डोंट माइंड, लेकिन मुझे आंसर बता। टैक्सेबल इनकम चाहिए मुझे। ये सामने इसीलिए रखा हुआ है, पूरा फॉर्मेट सामने। हो गया। इसी तरह करना है जो इस तरह ये हुआ इसलिए मैंने उसको सामने रखा है। 116,930 ईशा। दो आंसर आए हैं। कुछ गड़बड़ की थी ओए। चलो देखते हैं। हाँ भाई जैन। सर रोजा है, रोजे में इतना पढ़ाओगे तो कैसे चलेगा? पहला पहला दिन है, हम तो आए थे कि आप टाइम पास करके भेज दोगे, लेकिन मैं टैक्स में पढ़ाता हूँ। यही मेरी नेट इनकम, यही मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम, जो कि है 1,25,000। राइट और रॉन्ग? अब चचा देखो, फुरकान भाई, पर्सनल अलाउंस, आओ पर्सनल अलाउंस से मुलाकात करते हैं। क्या मेरी टोटल नेट इनकम TNI, ये TNI है ना, ये है टोटल के कॉलम में नेट इनकम, राइट? TNI 1 लाख से क्या है, ज्यादा है। तो मुझे क्या निकालना है, ANI निकालना है। क्या निकालना है बेटा? ANI का नाइम क्या फॉर्मूला है बेटा? पहले ANI निकालेंगे। टोटल नेट इनकम पकड़ो कितनी, 1,25,000, और दो चीजें माइनस कर लो, ग्रॉस गिफ्टेड और ग्रॉस पर्सनल पेंशन। इस सवाल में सिर्फ क्या दिया हुआ, ग्रॉस गिफ्टेड, क्योंकि कितनी दी हुई है, 16,000 ग्रॉस ही है, तो एज इट इज ले ली। कितना है ये? क्या मेरी ANI बेटा लाख से ज्यादा है कि नहीं है? ANI इज ग्रेटर देन 1 लाख, सो पर्सनल अलाउंस के साथ जुल्म होएगा। पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस होएगा। कितना होता है पर्सनल अलाउंस? फिक्स है, फिक्स है। कितना फिक्स है? 12,570। कितना? 12,570। रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करते हैं बेटा, क्या फॉर्मूला था? हाँ, किसका हाफ? एक्सेस का हाफ। लाख से ये कितना ज्यादा है? 9,000 का आधा बाबू। और कितना? 8,070। 1,16,930। ANI निकालने के बाद ये एक्सेस को पकड़ के इस पर्सनल अलाउंस से माइनस करना है।
क्योंकि चाहिए तो पर्सनल अलाउंस था ना। ये ANI जो है, ये ANI करते ही क्यों है? ताकि हमारा पर्सनल अलाउंस निकले। बोलो। कम कर सकें। और ANI निकालते कब है? हाँ, क्या है एक्सेस ऑफ वन लैख? TNI। अगर TNI 1 लाख से ज्यादा होती है तो ANI निकलती है, और ANI निकलती है तो पर्सनल अलाउंस की मौत। हाँ, ये 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, पर्सनल अलाउंस कहाँ से माइनस होता है हमेशा? हाँ, कहाँ से माइनस होता है पर्सनल अलाउंस? नेट इनकम से माइनस होता है ना। नेट इनकम थी कितनी? ये इसी की कंटिन्यूटी है, ये छोटा सा था फॉर्मेट, अभी तो ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है। अभी टाइम है, 2 क्वेश्चन और करने हैं। ये टॉपिक बीच में छोड़ना बहुत बदतमीजी होती है टॉपिक के साथ। क्योंकि टैक्स की पहली क्लास में मैं अगर ना पढ़ाऊँ ना तो मुझे बेचैनी रहती है कि खाली हम इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ी 2 घंटे के लिए आते हैं, इससे तो आधे बच्चे आए नहीं है कि पहली क्लास होगी, सर ने वो पेपर पैटर्न बताना है। नहीं, मेरी आदत है, मैं किट तक पहुंच जाता हूँ पहली क्लास में। हाँ, कुछ नहीं होता है, सब खुल जाएगा। खजूर लेके जाना, चलो। बस बस पहुंच जाओगे। ससुराल की तो इफ्तार पार्टी नहीं है ना, फिर ठीक है चलेगा। फिर तो लेट जाओ। अहमद रजा। अहमद रजा साहब हैं। एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है बच्चों? कितनी? 150। सदका व खैरात, माशाल्लाह सखी बच्चा है ये। कितना सदका व खैरात किया है? मुझे टैक्सेबल इनकम चाहिए। जल्दी जल्दी, सुरा सुरा, जल्दी जल्दी बाबू। देखो फुरकान, ये एम्प्लॉयमेंट इनकम है, कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है, यही मेरी नेट इनकम है। और रूल के हिसाब से यहाँ से पर्सनल अलाउंस ने माइनस होना है, और आंसर आना है टैक्सेबल इनकम। बाकी जितनी भी अब रेड कलर के अलावा दूसरे कलर से काम होगा वो सब वर्किंग है। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या बात है, ईशा का भी सही है। कैसे करेंगे बेटा? कर लिया? कितना आया? 1/4? हाँ हाँ। कब वर्किंग करते हैं बेटा? जब जब ये TNI 1 लाख से ज्यादा हो, तब हमारे अंदर आवाज आती है, हेलो ANI निकाल। हम ANI निकालते हैं। कैसे निकलती है ANI? ये टोटल नेट इनकम को पकड़ते हैं, ग्रॉस गिफ्टेड और ग्रॉस पर्सनल पेंशन को यहाँ से फारिग कर देते हैं। इस सवाल में सिर्फ गिफ्टेड ही है, पर्सनल पेंशन आ ही नहीं रही है। ANI कितनी आ गई बेटा? 1,25,000। हमारा रूल क्या फरमाता है? पर्सनल अलाउंस होता कितना है? 570। एक्सेस के आधे से पर्सनल अलाउंस ने क्या हो जाना है? रिड्यूस। ये है कितनी? ANI है कितनी? 1,25 है ना, लाख से कितनी ज्यादा है? 25 का आधा। ओए होए, बेचारे के लिए कितना रिलीफ बचा? 70। 149,930। मुश्किल है? घर पे नहीं पढ़ोगे ना तो ये भूल जाओगे। ठीक है। अब आप लोगों ने कभी मैथ्स पढ़ी है बचपन में? बचपन में एक दफा का जिक्र है, हम छोटे होते थे, छोटे बच्चे थे, मैथ्स पढ़ते थे, टीचर को तंग करते थे। अब मैं मैथ्स पूछ रहा हूँ, जिसको आता हो ठीक है, नहीं भी आता हो तो मुश्किल नहीं है।
एक बात बताओ, यहाँ पे कभी ऐसा हो सकता है कि 12,570 एग्जैक्ट आ जाए? नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आए, ये रिवर्स वर्किंग पूछ रहा हूं, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आ जाए कि यहाँ एग्जैक्टली 12,570 आ जाए? मैं ये पूछ रहा हूं कि यहाँ 12,500 आया हुआ है ना, यहाँ 12,570 चाहिए मुझे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो थोड़ा सा करीब है, दोबारा करो। 1,25,140, ये एक जुगाड़ है। इफ ANI इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1,25,140, तो जादू होगा, पर्सनल अलाउंस खुद ब खुद मौत मर जाएगा। यानी आप वर्किंग नहीं करना। जब भी आपका ये वाला आंसर देखो, ये वाला अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए ना, 1,25,140 के अंदर अंदर था। जब भी 1,25,140 के अंदर अंदर होगा, आप रिड्यूस करोगे या फार्मूले लगाते रहोगे। लेकिन ऐसा भी होगा कि कभी ANI निकालोगे ना, तो ANI 1,25,140 से बराबर या ऊपर आ रही होगी, तो फिर आप वर्किंग शर्किंग पे बिलीव नहीं करना। आप क्या वो लिखना, पर्सनल अलाउंस को कितना लिखना, पर्सनल अलाउंस मर जाएगा। सर कैसे कैसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं सर ये समझ नहीं आया, ये कैसे होगा? तो बेटा हम है ना, हमारे पास क्वेश्चन की दुकान लगी हुई है। आज पहली क्लास है और आज आप पहली क्लास में 7वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये आखिरी है, इससे खत्म हो जाएगा। ये देखो, टैक्सेबल इनकम निकालना है, ठीक है। हमारे पास ये नॉन सेविंग है, कितनी है? एम्प्लॉयमेंट इनकम जो कि नेट इनकम है, कितनी है बेटा? 160। पर्सनल अलाउंस के लिए क्या करना पड़ेगी? वर्किंग, जरा करके दिखाओ जल्दी, कैसे होगा? सर ये TNI 1 लाख से क्या है, ज्यादा है। जब TNI 1 लाख से ज्यादा होती है तो क्या निकालनी पड़ती है? ANI कैसे निकलती है? ये लिया, माइनस ग्रॉस गिफ्टेड माइनस ये कितना आ गया, ये ANI 1 1। अब सुनो जरा, ANI एक्सिस पे है किसके? तो पर्सनल अलाउंस की वर्किंग शर्किंग नहीं करोगे, ये बस एक नोट है, इसको याद रखोगे। और पर्सनल अलाउंस की वफात हो जाएगी, पर्सनल अलाउंस मर जाएगा, खुदकुशी करेगा, खुदकुशी। पर्सनल अलाउंस कब मर जाता है बेटा, कब मौत आ जाती है उसको? जब आपकी ANI 1,25,140 या उससे ज्यादा आ जाए, तो फिर वर्किंग नहीं करते, वो रिड्यूस करने की एक्सिस का आधा वादा नहीं करते। हम डायरेक्ट बोलते हैं पर्सनल अलाउंस आपको मुबारक, आप मर चुके हैं, कौन से कब्रिस्तान छोड़ के आए। ये बस लिख देना है। ये सर ये CRQ में भी आता है। कोई भी इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल का सवाल इन कैलकुलेशन ऑफ टैक्स के बगैर बन नहीं सकता, ये CRQ में लाजमी आएगा। तभी तो पैटर्न पे मैं चल रहा हूं, वरना मैं जुगाड़ नहीं मारता। ये पहला जो CRQ इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल है, हमने वही शुरू किया है। अब इसका CRQ तो आएगा, ये MCQ में भी आता है। हम थोड़े दिनों बाद जब किट खोलेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो आज पहली क्लास थी तो ज़्यादा नहीं पढ़ाया मैंने, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। रमज़ान में 2 घंटे की क्लास है, रमज़ान के बाद 3 घंटे की क्लास होती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 4 क्लासें होंगी वीक में इंशाल्लाह। हाँ, ऑनलाइन वालों कुछ पूछना है, वरना आप जा सकते हैं बेटा। हाँ।